हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आप लोगों को 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए थे। मैंने कहा था अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पास होने का है तो ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से बना लेना। इसके बाद क्लास ऑल डिफरेंस जो है वो बना लेना। आइटम इंक्लूड एंड एक्सक्लूड का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 2 टॉपिक तो ऑलरेडी कर रखा है, उसके बाकी जो 8 टॉपिक है उसकी वीडियो यहाँ पे क्लास आपको पूरी दे रहा हूँ, जो मैंने योद्धा बैच में कराया था क्लास डिटेल में। क्योंकि देखो, अब आप जब सिर्फ 10 टॉपिक कर रहे हो तो अच्छे से करो ताकि वहां से कुछ आए तो कटे ना नंबर। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 10 के 10 क्वेश्चन को अच्छे से बना के जाना। मैं यहाँ पे सारी वीडियो मर्ज करके आपको एक प्लेस पे दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इनको कर लो। आपको अलग अलग जगह जगह ढूंढ के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आओ एक एक करके क्लास सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हैं। एक्सटर्नलिटीज, देखो हम लोग सब लोग जीडीपी के अंदर काफी सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। जो जीडीपी है उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्लास रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लास हम जीडीपी में कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। जैसे किसी ने अगर क्लास अच्छा पार्क बनाया, उस पार्क से सबका भला हो रहा है, लेकिन उसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको क्लास हम लोग जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। समझ रहे हो बात को। लाइक किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसे कुछ अवार्ड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा उसको। और अगर मान लो पॉल्यूशन हो रहा है तो वो भी आप जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई फैक्ट्री है, धुआं छोड़ रही है, उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो भैया इसको आप जीडीपी में कैसे रिकॉर्ड करोगे। भाई जीडीपी के अंदर सामान की वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन पॉल्यूशन कैसे रिकॉर्ड करोगे। ये भी तो हमारे हमको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे बीमारी का कारण बन रहा है, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। बड़ा इनको आप जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अगर गाड़ी बन रही है क्लास, ठीक है, गाड़ी जो बन रहा है उससे धुआं भी तो निकल रहा है, उसको कौन रिकॉर्ड। गाड़ी की वैल्यू आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन उससे जो धुआं निकल रहा है, जिससे जो कार्बन रिलीज हो रहा है, उससे हमारे एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है क्लास क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिलीज होने से, उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हम जीडीपी में रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से क्लास जीडीपी ट्रू वेलफेयर शो नहीं करता। तो देश के अंदर प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से उसको कौन रिकॉर्ड करेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज। किसी ने अच्छा गार्डन बनाया, उसमें लोग घूम रहे हैं, सबको बेनिफिट हो रहा है, गार्डन वाले को उससे कोई इनकम नहीं हो रही। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। और कोई क्लास सिगरेट पी के धुआं छोड़ रहा है, या फैक्ट्री की चिमनी से धुआं छोड़ रहा है, वो फिर पानी में यमुना में क्लास पूरा कूड़ा करकट सब बहा रहा है। जो दिल्ली में आपने यमुना नदी देखी, पूरे नाला बना दिया उसको, सारा कूड़ा करकट वहां बहा के, उसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यही क्लास जीडीपी की लिमिटेशंस है कि भाई पॉल्यूशन इन सबको, ये सब भी मैटर करता है, बट हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। मनी सप्लाई कंपोनेंट में M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें जो पढ़ना है वो M1 है। तो M1 का जो फॉर्मूला अच्छा देखो, अब जनता के पास कितना पैसा है उसको मेजर कैसे करें। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, और उसका फॉर्मूला है क्लास M1 का फॉर्मूला है मनी वन CC DD OD विद RBI। CC मतलब करेंसी इन कैश, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, ओडी मतलब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। हमारा कुछ पैसा हमारे पास ही रहता है, करेंसी इन कैश। हमारा कुछ पैसा बैंकों में है जिसे हम जब मर्जी जब डिमांड चाहें करके निकाल सकते हैं। एफडी नहीं, एफडी की आप जब डिमांड करके निकाल नहीं सकते। जो आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा है, आप जाके घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। एफडी के लिए पहले बैंक जाके एफडी को तुड़वाना पड़ेगा, समझ रहे हो, फिर जाके वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो करेंसी इन कैश, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। ठीक है, ध्यान रखना कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में M1 ही तुम्हें सिलेबस के अंदर आना है। M1 मोस्ट लिक्विड है। लिक्विड का मतलब क्या है, हाईली और इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो M1 को ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं, और ये मोस्ट लिक्विड है, इसे आसानी से हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड, M1 के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, गवर्नमेंट का पैसा और कमर्शियल बैंक का पैसा। वो मैंने पहले ही कहा था क्लास, वो पूरे मनी सप्लाई में ही जब इंक्लूड नहीं होगा तो वो M1 में कहाँ से इंक्लूड होगा। कमर्शियल बैंकों का पैसा, यानी जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा पड़ा है वो, और दूसरा क्लास इनका गवर्नमेंट का पैसा, इनको हम लोग मनी M1 के अंदर काउंट नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, M1 का फॉर्मूला है CC DD OD, इनको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। M1 के अंदर क्लास बैंकिंग सिस्टम का, कमर्शियल बैंकों का जो पैसा है और जो गवर्नमेंट का पैसा है वो काउंट नहीं होता। M1 को बोलते हैं क्लास मोस्ट लिक्विड, और M1 क्या है क्लास, ट्रांजैक्शन मनी। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांजैक्शन मनी। डिटेल में चलते हैं M1 के अंदर। सबसे पहला CC,
सीसी का मतलब क्या होता है? करेंसी इन कैश, दैट इज पेपर, नोट और कॉइन। आप और हम, हमारे पास जो भी पेपर नोट्स हैं, जो भी कॉइन है, वो M1 का पार्ट है, उसको बोलते हैं सीसी। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, दैट इज डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक विच कैन बी विड्रॉन बाई इशूइंग अ चेक। अब कुछ बच्चे बोले सर अभी तो आपने बोला बैंकिंग सिस्टम का पैसा, भैया ये पब्लिक का पैसा बैंक में पड़ा है, बैंकिंग सिस्टम का अपना पैसा नहीं है, समझ रहे हो? ये आम जनता का पैसा है, डिमांड डिपॉजिट, वो काउंट करेंगे। पैसा मेरे बैंक में पड़ा है, पैसा मेरी जेब में पड़ा है, बात बराबर है, ठीक है? तो जो मेरी जेब में पड़ा है वो सीसी हो गया, जो मेरे बैंक में पड़ा है मेरा पैसा, उसमें मेरा हक है, वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। मैं जब मर्जी तब चाहे क्लास चेक इशू करके उस पैसे को बैंक से निकाल सकता हूँ। इट मस्ट बी नोटेड दैट हियर वी ओनली इंक्लूड नेट डिमांड डिपॉजिट, दैट मीन्स इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। मैंने आपसे पहले कहा था हम अपना पैसा काउंट करेंगे, बैंकों का पैसा नहीं। इंटर बैंक डिपॉजिट मतलब एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास है, हम वो काउंट नहीं करेंगे। इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। इंटर बैंक डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच हेल्ड बाय वन बैंक ऑफ बिहाफ ऑफ अदर बैंक। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक में पड़ा है वो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? सुनील पांडा का पैसा जो एसबीआई के अंदर पड़ा है वो काउंट होगा। एसबीआई का खुद का पैसा जो पीएनबी में पड़ा है वो काउंट नहीं होगा। ओके, इंटर बैंक डिपॉजिट बोलते हैं एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो डिपॉजिट है। तो M1 के अंदर क्या क्या आ गया? सीसी, करेंसी इन कैश। डिमांड डिपॉजिट आ गया, इंटर बैंक डिपॉजिट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ओनली नेट बैंक डिपॉजिट होगा। और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। कुछ रिजर्व बैंक के पास भी पब्लिक का पैसा इनडायरेक्टली पड़ा होता है, वो हम लोग कहाँ डालते हैं? अदर डिपॉजिट में। सीसी मतलब हमारे पास जो खुद का पास रोकड़ा है, कैश है, कॉइन है वो। डीडी मतलब हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है। और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट, यानी कि रिजर्व बैंक के पास जो पैसे पड़े हैं। तो रिजर्व बैंक के पास 3 लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, ध्यान समझना, 3 लोगों का। पहला, डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है वो आ गया अदर डिपॉजिट के अंदर। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा, लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में या कॉपी में। फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो पड़ा है आरबीआई के पास वो आता है अदर डिपॉजिट के अंदर। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पैसा जो पड़ा है आरबीआई के पास, जो भी पड़ा है, कैसे पड़ा हो, वो आएगा क्लास अदर डिपॉजिट के अंदर। और डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल लाइक नाबार्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया का ही है, ये भी एक एपेक्स बॉडी है नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में क्लास क्या हुआ था, ये 12 जुलाई को स्टैब्लिश किया गया था। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ये लाइन तो क्लास आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आएगा, बट लिख दिया मैंने ताकि आपके दिमाग में वो याद रहे। तो नाबार्ड का पैसा, 3 पार्टी का पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। सबसे पहला फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और तीसरा नाबार्ड। ये आता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में। अगर मैं थोड़ा सा इसे कंक्लूड करूं, सबसे पहली बात सर देखो, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जी सर याद है, इसके 2 लोगों का पैसा लेते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। 2 लोगों का पैसा नहीं लेते, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम का पैसा नहीं लेंगे। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए कंपोनेंट 4 है, M1, M2, M3, M4। M1 ही हमें पढ़ना है, तो क्लास M1 को नैरो मनी कह सकते हैं, M1 को ट्रांजैक्शन मनी कहते हैं, और ये मोस्ट लिक्विड है। क्या है क्लास? मोस्ट लिक्विड, ठीक है? ये क्या है क्लास? मोस्ट लिक्विड, नैरो मनी, मोस्ट लिक्विड, ट्रांजैक्शन मनी। इसका फॉर्मूला है सीसी, डीडी और ओडी। सीसी का मतलब करेंसी कैश, कॉइन, पेपर नोट। डीडी मतलब हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा है, लेकिन बैंक का पैसा इंटर बैंक डिपॉजिट, उसको नहीं लेना आपने, ठीक है? ओडी मतलब अदर डिपॉजिट विद किसके पास? आरबीआई। इसमें 3 लोगों का पैसा पड़ा है, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, और दूसरा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और तीसरा है नाबार्ड। बस सबसे पहला फंक्शन है नोट इशूइंग अथॉरिटी, फिर बैंकर्स टू गवर्नमेंट, फिर बैंकर बैंक या सुपरवाइजरी बैंक, लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, राइट? तो एक करके सारे के सारे फंक्शन को स्टडी करते हैं। सबसे पहला है नोट इशूइंग अथॉरिटी। करेंसी इशू करने का जो काम है वो किसका है क्लास? आरबीआई का। इसीलिए क्लास पहले आरबीआई को बैंक ऑफ इशू के नाम से भी जानते थे, ठीक है? बैंक ऑफ इशू। इशूइंग
अथॉरिटी ऑफ करेंसी नोट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव मतलब पूरा का पूरा अधिकार है नोट छापने का। 20th सेंचुरी में क्लास सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू के नाम से जानते थे। सेंट्रल बैंक इकलौती एजेंसी है क्लास जो नोट प्रिंट करती है, वो लीगल टेंडर है, यानी कि क्लास कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता। आपको पता है क्लास सितंबर के बाद 2000 के नोट भी लीगल टेंडर नहीं रहेगा, यानी कि क्लास वो पैसा क्लास आप किसी को दोगे तो कोई लेगा नहीं, मना करेगा उसको। हाउएवर 1 रुपी कॉइन एंड नोट आर इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपये का जो कॉइन है, नोट है, उसे कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये 1 मार्क में ऑप्शन वाले क्वेश्चन में टिक मार्क में एमसीक्यू में आ सकता है। अनदर फंक्शन, सेकेंड फंक्शन जो है वो है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। हम लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी देता है कमर्शियल बैंक, लेकिन गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी कोई कमर्शियल बैंक नहीं देता है क्लास, वो देता है आरबीआई। जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, उसी तरीके से जो गवर्नमेंट का बैंक है वो सेंट्रल बैंक है, वो आरबीआई है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, सेंट्रल बैंक क्लास बैंकर भी है, एजेंट भी है, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो एजेंट है किसका? सरकार का। तो अगर सेंट्रल बैंक कोई काम कर रही है तो वो सरकार के बिहाफ में कर रही है, यानी कि सरकार को अगर कुछ काम करवाना होगा फाइनेंस से रिलेटेड तो वो किससे करवाया क्लास? किसी कमर्शियल बैंक से नहीं, आरबीआई से। फाइनेंशियल एडवाइजर, सरकार को फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब सरकार को सलाह भी देता है। सेंट्रल बैंक सरकार की मदद भी करता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। अगर सरकार को पैसों की कमी है, जो लॉकडाउन में था, तो क्लास सेंट्रल बैंक ने अपनी तरफ से क्लास कई हजार करोड़ रुपए जो है क्लास दिए थे सरकार को। सीधी सीधी बात है क्लास, एडवाइजर भी है, सरकार की मदद भी करता है, सरकार के बिहाफ में ट्रांजेक्शन भी करता है, सरकार का फाइनेंशियल एजेंट भी है टू द गवर्नमेंट। एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट इट मैनेज ऑल द अकाउंट्स, सरकार के सारे अकाउंट मैनेज करना, सरकार का एक एजेंट की तरह काम करता है, सरकार के बिहाफ में सिक्योरिटीज़ को बाय सेल करता है। आपको पता है क्लास, जो सेंट्रल बैंक है ना, वो गवर्नमेंट के शेयर सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है। इट हेल्प द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसी, सरकार को देश के लिए पॉलिसी बनाने में मदद करता है। मनी मार्केट जो है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मॉनेटरी मैटर। जितने भी मॉनेटरी मैटर है, फाइनेंशियल मैटर है, इकोनॉमिक मुद्दे हैं, उनमें सेंट्रल बैंक आरबीआई की हेल्प करता है, आरबीआई सरकार की हेल्प करता है, उनको सलाह देता है। आरबीआई ऑल्सो ऑफर लोन टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को लोन भी देता है, कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन, और कई बार रीपेमेंट भी नहीं करनी उतना पेमेंट क्लास आरबीआई करता है। इट जब सरकार का बजट घाटे में होता है तो क्लास ये नोट भी प्रिंट करके देता है सरकार को। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी सरकार अगर घाटे में है तो क्लास आरबीआई नोट भी प्रिंट करके देगा सरकार को, उस डेफिसिट को झेलने के लिए, उस नुकसान से उभरने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो सोचो सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में कितना इंपॉर्टेंट है। तो करेंसी इशूइंग अथॉरिटी पहला फंक्शन है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, सरकार को इतनी सारी फैसिलिटी देता है क्लास, कौन? हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई। थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक। अब इतना लंबा लिखा है क्लास, आप इसका आधा भी याद रखोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब सारे फंक्शन लिखने को नहीं आते, कोई एक फंक्शन आपको आएगा 3 नंबर में, 4 नंबर में, आप इसे एक्सप्लेन करो। होपफुली एक 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि भैया आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो कि आरबीआई कैसे एक सुपरवाइजरी बैंक है, यानी सुपरवाइजरी बैंक या बैंकर्स बैंक वाला जो फंक्शन है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट फंक्शन ओनली। तो 3-4 नंबर के लिए इतना बड़ा आपको लिखना है। आप ऑब्वियसली 2-3 लाइन आप भूल जाओगे तो आप इस नोट को एसपीसीसी ऐप पे जाके या हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Banker bank and supervisory bank. The central bank is banker's bank and also play a supervisory role. As a banker bank, it has almost the same relation with other bank in country as a commercial bank has with its customer. हम आम जनता है, हमारा रिलेशन जो कमर्शियल बैंक के साथ है, कमर्शियल बैंकों का रिलेशन वही सेंट्रल बैंक के साथ है। यानी हमारा बैंक कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक, इवन गवर्नमेंट का बैंक सेंट्रल बैंक, राइट। तो जो फैसिलिटी एक इंडिविजुअल को, हम लोगों को बैंक देता है, वही फैसिलिटी बैंक को कौन देता है क्लास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट को लेता है और कमर्शियल बैंक को लोन देता है। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक अलाउ टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। होता क्या है, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है तो कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा, कोई ना कोई रेट होगा जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? रेपो रेट। यानी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेता है जिस रेट पे, जिस ब्याज दर पे, उस ब्याज दर को क्या बोलते हैं क्लास? रेपो रेट। आप इसे बैंक रेट भी कह सकते हो। फिलहाल के लिए समझो दोनों सेम चीज है, आगे जाके बताऊंगा डिफरेंस क्या है।
अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया और उन्होंने वो सरप्लस पैसा किसको दे दिया, आरबीआई को। तो वो जिस रेट पे आरबीआई के पास अपना सरप्लस पैसा छोड़ते हैं, रखते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स, उल्टा रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है। रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस का पैसा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पैसा आ गया बैंक के पास, तो बैंक उसको आरबीआई को देके कुछ ब्याज कमा लेती है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो जितने भी क्लास रिजर्व बैंक क्या करता है, बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है क्लास, और देखता है कोई गलत काम तो नहीं कर रही बैंक। भाई नाम से पता है, बट सुपरविजन का मतलब क्या है, देखना अभी कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना। और बैंकर्स बैंक यानी कि बैंकिंग फैसिलिटी कमर्शियल बैंक को कौन देता है, आरबीआई। और सुपरवाइजर कौन है क्लास, वो भी आरबीआई। आरबीआई गिव लाइसेंस टू कमर्शियल बैंक, ध्यान रखना अगर आपको कल को बैंक खोलना है तो लाइसेंस कौन देगा, आरबीआई। सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट कमर्शियल बैंक मेंटेन, इवन आपको मैंने बताया क्लास कि कमर्शियल बैंक सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करते हैं, है ना, और जरूरी है। तो आरबीआई ध्यान रखता है कि ये मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी, और बहुत बड़ी पेनल्टी लगाता है आरबीआई, क्योंकि बैंक अमीर अमीर मतलब बड़ा पैसा का काम है। छोटी सी भी गलती करोगे ना, करोड़ों की फाइन पेनल्टी लगती है, ठीक है। तीसरा, लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट। अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की दिक्कत है, पैसों की महामारी है, तो वो आखिरी रास्ता कहाँ जाएंगे, क्लास लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक की क्लास डिफिकल्ट टाइम में, डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करता है, मदद करता है। एज वी नो कमर्शियल बैंक क्रिएट लाइबिलिटी यानी डिमांड डिपॉजिट। भाई सीधी सी बात है, आम जनता जो पैसा बैंक में जमा कर रहा है, बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है ना, और वो मेनी टाइम मोर देन द कैश रिजर्व। कैश रिजर्व तो थोड़ा सा होता है, भाई मैंने आपसे कहा था कि लीगल रिजर्व रेशियो 18% है। तो अगर किसी ने 100 रुपये बैंक में जमा किए तो 18 रुपये ही बैंक अपने पास रखती है, और 5 रुपये मान लो सीआरआर, बाकी सब तो लोन दे देती है ना। तो कल को कोई पैसा डूब गया तो आखिरी इससे तो कवर होगा नहीं फिर, तो क्लास वो किससे हेल्प लेगी, क्लास आरबीआई से। यानी कि कमर्शियल बैंक अपने डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प किससे लेती है, आरबीआई से। देयर में बी ओकेजन व्हेन बैंक सफर क्राइसिस ऑफ फाइनेंस, इन सच सिचुएशन सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक हेल्प कमर्शियल बैंक इन क्रिटिकल सिचुएशन। कुल मिला के लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट का मतलब कि जब पैसों की दिक्कत होती है, महामारी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। वो उसका लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट है, वो आखिरी रास्ता है बैंक के पास, जो क्लास बैंक हेल्प लेती है आरबीआई से। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर कंट्री में क्लास हर कंट्री अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भंडार, फॉरेन करेंसी का भंडार रखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्योंकि हर कंट्री अलग अलग कंट्रियों से कुछ एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, तो उनको चाहिए फॉरेन करेंसी। अगर इंडिया सऊदी से क्रूड ऑयल ले रहा है, या फिर क्लास यूरोप से रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है, तो भाई उनको बदले में देना पड़ेगा, उनकी करेंसी में उनको देना पड़ेगा क्लास, जो उनकी कंट्री करेंसी है। तो अपने पास भंडार होना चाहिए फॉरेन करेंसी का। वो भंडार कौन रखता है, आरबीआई। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कंट्री में जो आरबीआई है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपनी कस्टडी में रखता है। यानी कि नेशन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको आरबीआई रखता है। सेंट्रल बैंक नॉट ओनली मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी। अभी मैनेज फ्लोटिंग क्लास हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओबी पढ़ाऊंगा ना, तब समझ आएगा। फिलहाल के लिए क्लास इसको उस चैप्टर में समझ लेंगे, क्योंकि ये तभी समझ आएगा जब वहाँ पढ़ेंगे। मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ, मैंने कुल मिला के ये है कि जो आरबीआई है ना, वो फॉरेन करेंसी का रिजर्व अपने पास रखता है, और मुसीबत के टाइम पे क्लास वो मैनेज फ्लोटिंग करता है, सेल परचेज करके वो इस बात को इंश्योर करता है आरबीआई कि एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ना हो। $1 80 का है ना, आरबीआई ये इंश्योर करता है 80 से कल को 90-100 ना हो जाए तुरंत ही, इतना ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े, उसको इंश्योर करता है आरबीआई। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखना। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट बीओपी, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू क्लास आपको बहुत बेहतरीन समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। एक बैंक का जो दूसरे बैंक के पास पैसा है उसको क्लियर करने का जिम्मा भी किसका है, क्लास आरबीआई का है। क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो चेक है, जो भी बैलेंस है, भाई मुझे पता है, मान लो मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैंने पीएनबी का चेक ले रखा है और अपने बैंक में जमा कर रहा हूँ, तो भाई एसबीआई पीएनबी के बिहाफ में मुझे पेमेंट कर रहा है, तो कल को पीएनबी लौटाएगा ना उसको। तो ये जो सेटलमेंट होता है ना क्लास चेक्स का, आपने कभी नोटिस किया है, मान लो कि आप मुझसे ट्यूशन पढ़ते हो, आपने मुझे चेक दिया आईसीआईसीआई का, मेरा एचडीएफसी में है, मैं उस चेक को दे रहा हूँ अपने एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, आपके बिहाफ में मुझे पे कर रहा है, तो फिर बाद में पैसा वापस मिलना चाहिए ना। ये जो सेटलमेंट है ना, इस सेटलमेंट को कौन करता है, आरबीआई। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस
for transfer and settlement of mutual claim of commercial bank. Since central bank hold reserve for commercial bank, it transfer fund from one bank to another क्लियरिंग ऑफ चेक्स. तो एक बैंक का दूसरे बैंक का जो भी कुछ सेटलमेंट है वो सेटलमेंट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन. नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना. अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. 11 में पढ़ा भी होगा आपने. और कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी, डिमांड कम, सप्लाई, सामान बन रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो प्राइस कम, इसको बोलते हैं मंदी. अगर लोगों को लग रहा होगा सर ये अच्छी चीज़ है, हर चीज़ सस्ती मिलेगी, नहीं, ये खराब चीज़ है. इससे खराब है डिफ्लेशन. डिफ्लेशन में लोग सामान नहीं खरीद रहे, उस सामान को बनाने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे. समझ रहे हो बात को? ये सबसे खराब है. फिर वो खर्च नहीं करेंगे और एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है. अगर मैं बेरोजगार हो जाऊँ तो तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ थोड़ी है, खराब न्यूज़ है. अगर मैं बेरोजगार हो जाऊँगा तो मैं कमाऊँगा नहीं, मैं कमाऊँगा नहीं तो मेरे दूध वाले, घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, राशन पानी, सब मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा. जब मैं अफोर्ड नहीं करूंगा तो फिर उनको इनकम कहाँ से मिलेगी? मेरी बात, मैं दूध वाले को मना कर दूँ भाई दूध मत देना कल से, तो वो बेरोजगार हो गया बेचारा मेरी वजह से. तो डिफ्लेशन में लोग बेरोजगार हो जाते हैं और असर पूरी इकोनॉमी में पड़ता है. डिफ्लेशन मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम. इन्फ्लेशन मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, तो प्राइस ज़्यादा. दोनों ही अच्छी चीज़ नहीं है, बट ये बहुत गंदी चीज़ है. तो इन दोनों सिचुएशन को, तो इन्फ्लेशन में क्या है, लोग, पैसा है लोगों के पास, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई यहाँ से पैसे खींच लेता है इकोनॉमी से. डिफ्लेशन में इंजेक्ट, डाल देता है, यहाँ पैसे नहीं है लोगों के पास, है ना, तो आरबीआई करेगा, पैसे डालेगा इसके अंदर, पैसे देगा. जैसे आरबीआई ने लॉकडाउन टाइम पे सरकार को पैसे दिए थे, डोनेट किया था. तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों अच्छी चीज़ नहीं है. इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है क्लास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक is to control the supply of money in economy. It implies increase or decrease in supply of money, regulating creating of credit by commercial bank. तो ये रेगुलेट, देखो, क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक. कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई. द सेंट्रल बैंक नीड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई विद सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी इज रेस्ट्रिक्टेड. अगर इन्फ्लेशन है तो भैया आरबीआई नोट नहीं छापता, सप्लाई ऑफ मनी को रोक देता है कि भाई लोगों के हाथ में और पैसा ना जाए, लोग और डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे, तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा. डिफ्लेशन में क्या करता है? मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दिया जाता है, आराम से सरकार उधार देती है, इजीली आपके पास तक पैसा पहुंचाएगी. लॉकडाउन में क्या हुआ? सरकार ने अनाउंस किया कि हम लोन देंगे. फ्री में सरकार नहीं बांट सकती पैसा, सरकार क्या करेगी? लोन. अगर फ्री में पैसा मिल गया तो फिर और दिक्कत है. आपको लगता है कि फ्री में पैसा मिल जाए, नहीं, और सबको फ्री में पैसा मिल जाएगा तो काम कोई नहीं करेगा. फिर आलू प्याज सब्जी कहाँ से मिलेंगी चीज़ें? अगर सब करोड़पति हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे, सोचो कि आप ही घर पे मान लो कोई बिजली का शॉर्ट हो गया, सब अमीर हैं, सब करोड़पति हैं, कौन आएगा आप घर पे बिजली ठीक करने के लिए? कौन आपको राशन बेचेगा? कौन सब्जी बेचेगा? सब अमीर है. समझ रहे हो? तो ऐसे इकोनॉमी चलती नहीं फ्री में. इकोनॉमी को क्या, कुछ ना कुछ बदले में होना चाहिए, कंसिडरेशन. समझ रहे हो? तो डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसे नहीं है, तो सरकार किसी तरीके से लोन वोन देके आपके पास तक पैसे इजीली पहुंचा देती है, ताकि आप डिमांड करो. आप डिमांड करोगे तो कंपनी वाले बनाएंगे, कंपनी वाले बनाएंगे तो कंपनी वाले कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार देंगे, ताकि वो लोग बना सकें. उनको रोजगार मिलेगा, वो खर्च करेंगे, उनका खर्चा किसी और की इनकम, फिर वो खर्च करेगा किसी और के ऊपर, उसकी इनकम. तो ये इकोनॉमी में चलता रहता है पूरा का रोटेट, जो मैक्रो में हमने पढ़ा भी था. तो कुल मिला के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल. तो अगर इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई पैसा इकोनॉमी से ले लेती है, और अगर इकोनॉमी में पैसे कम है तो आरबीआई इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर देती है. अब ये कैसे करती है ये मैं क्लास डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा. दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक. ये इसका फंक्शन है. पॉइंट नंबर 7, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. आपको पता है कमर्शियल बैंक आपका 100 रुपये 1000 बना देता है, आपके 100 रुपये को 1000 बना देगा. कमर्शियल बैंक इंडिया में मनी को कई गुना बना देता है. यानी कमर्शियल बैंक एक ऐसी पावर है उनके पास कि 100 का 1000 बना देगी, 10 गुना, 2000 बना देगी, 100 का 200 बना देगी, 400 बना देगी, 250 बना देगी, 500 बना देगी. कैसे? वही हम पढ़ेंगे, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. अब मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे क्लास अजम्पशन ले रहा हूँ. सबसे पहला अजम्पशन,
जो भी कुछ पूरा का पूरा इकोनॉमी में हो रहा है वो ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। कुछ भी नगद नहीं हो रहा, सब कुछ बैंक से हो रहा है। मैं 1 रुपए का भी सामान खरीद रहा हूँ तो बैंक से खरीद रहा हूँ, मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो उसके बैंक खाते में जमा कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ हो रही है वो मान लो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, जो भी कुछ इकोनॉमी में हो रहा है सब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, आप किस तरीके से क्लास होगा क्रेडिट क्रिएशन, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, घर पे एक दूसरा फिगर और दूंगा मैं आपको, आप इसी टेबल को बना के देखना, फिर इस टेबल को एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट, लोन्स और लीगल रिजर्व रेशियो। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि एलआरआर 10% है, मतलब सीआरआर और एसएलआर दोनों को मिला के। कई बार लीगल रिजर्व, कई बार ना सीआरआर एसएलआर नहीं दिया होता, खाली खाली रिजर्व रेशियो लिखा रहता है। कई बार एलआरआर नहीं होता तो खाली कैश रिजर्व रेशियो लिखा रहता है, बात बराबर है। 1/CRR रखो, 1/LRR, अगर नहीं है, अगर एसएलआर नहीं है तो 1/CRR भी लिख देते हैं लोग, चलेगा वो। तो 1/LRR 10% है। लीगल रिजर्व रेशियो कितना है क्लास, 10%, यानी कि आपका 10% पैसा जो है वो ब्लॉक हो गया, वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनिशियल डिपॉजिट कितने का है क्लास, 1000 रुपए का। 1000 रुपए का आपने इनिशियली डिपॉजिट किया, 1000 रुपए आपने जमा कर दिए। बैंक क्या करेगा, एलआरआर मेंटेन करेगा 100 रुपए का, और 900 रुपए का क्या करेगा क्लास, बैंक लोन दे देगा। 900 रुपये बैंक किसी को लोन दे देगा। मान लो मैंने बैंक में 1000 जमा किए, तो बैंक एलआरआर मेंटेन करेगा 10%, 100, और 900 रुपये किसी को लोन दे देगा, ठीक है। अच्छा, बैंक ने जिस इंसान को लोन दिया है वो इंसान उस पैसे से क्या करेगा, आप बताओ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभव है। उससे वो 900 रुपये या तो वो किसी को पे कर देगा, वो जो 900 है, या तो वो किसी को पे कर देगा जिससे उधार लिया होगा, या कुछ खरीद लेगा सामान, कोई चीज़ खरीद लेगा। तो अल्टीमेटली वो 900 रुपये वो अपने घर पे तो रखेगा नहीं, उस 900 का बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा, वो किसी और को पे कर देगा, या तो उधार या तो कुछ सामान खरीदने के लिए। उसने जिसको पे किया अल्टीमेटली पैसा उसके बैंक में चला गया। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, पैसा मेरे बैंक में आया। लोन का पैसा कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आता, तुम्हारे बैंक खाते में आता है। अगर मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूँ तो मेरे हाथ में कैश नहीं देंगे 10 लाख रुपए, मेरे बैंक के अंदर आएगा, फिर मैं बैंक से निकाल सकता हूँ। बट मैंने शुरू में ही कहा, आप कुछ भी विड्रॉ नहीं करोगे, सारा ट्रांजेक्शन किससे हो रहा है, बैंक से। कोई कैश नहीं है, ऐसा मान लिया। उसके बिना माने ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, और कोई पढ़ाता भी नहीं उस टॉपिक को उसको बिना माने, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बैंक से लोन लिया 900 रुपये का, तो मैं किसी को पे कर दूंगा, तो अल्टीमेटली पैसा मैंने उसके बैंक खाते में जमा कर दिया, फिर से वही 900 रुपये किसी दूसरे बैंक में आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी इंडिया में सबका अकाउंट पीएनबी में या एसबीआई में ही है, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे किसी एक बैंक की बात कर ही नहीं रहा। यहाँ पे टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। यहाँ पे सारे बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि यही बैंक है। मैंने लोन लिया एसबीआई से, पर मैं किसी की पेमेंट कर रहा हूँ, उसका अकाउंट मान लो आईसीआईसीआई में है, समझ रहे हो बात को। तो पैसा तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक में ही आया ना, भले ही नाम दूसरा है, बट है तो कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास कितना आ गया, फिर से 900 रुपये कमर्शियल बैंक के पास आ गए। तो फिर जब बैंक के पास पैसा आया तो बैंक क्या करेगा, उसका 10% एलआरआर मेंटेन करेगा 90, और किसी को लोन दे देगा कितना, 810 रुपये। बैंक ने किसी को लोन कितना दिया, 810 रुपये। अच्छा, फिर ये 810 रुपये जिसको लोन दिया है वो इंसान किसी को पे करेगा, किसी और इंसान को पे करेगा, या कोई चीज़ खरीद लेगा, रखेगा तो कोई है नहीं। कोई लोन इसलिए तो लेता नहीं कि मैं अपने पास रखे रहूँ, किसी को देना होता है या कुछ खरीदना होता है, यही दो पर्पज़ है। या इन्वेस्टमेंट करना होता है, तब भी आप दे ही रहे हो। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, तो भी आप दे ही रहे हो। तो फिर बैंक के पास राउंड नंबर थर्ड में, शुरू में 1000 था, बैंक ने एलआरआर मेंटेन किया 100, 900 का बैंक ने लोन दिया। ये 900 क्लास जब किसी को लोन दिया, फिर से बैंक में पैसा आ गया 900 राउंड नंबर 1 में, फिर बैंक ने इसका 10% एलआरआर मेंटेन किया, 810 का लोन दे दिया। अब थर्ड राउंड में, सेकेंड राउंड में ये 810 आया, फिर इसका 10% एलआरआर मेंटेन हुआ, 81, लोन चला गया कितना, 810 में से 81 घटा दो, 729। फिर ये इसी तरह से राउंड नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैंने इतना ही लिख दिया, राउंड 2 तक बहुत है। अब इसके बाद जो ये 1000 रुपये जमा किया था ना, ये 1000 10,000 के बराबर हो जाएगा। सर आपको कैसे पता चला, कि आपने सारे राउंड घर पे बना के देखे थे? तो आंसर इज नो, बिकॉज ये 1000 2000 राउंड हो जाएंगे, कौन बनाएगा, सालों लग जाएंगे। किसी ने नहीं बनाया, बस एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू क्लास मैंने पता कर लिया, ये 10,000 है। जब ये 10,000 है तो इसका 10% कितना मेंटेन होगा, एलआरआर 1000, लोन कितना जाएगा, 9000। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, 1000 रुपये जमा हुआ था और बैंक ने 1000 रुपये से 9000 का तो टोटल लोन दे दिया, टोटल है।
टोटल है। ये ऑल अदर राउंड में लिख दूंगा अभी, देखना बैलेंस ऑल अदर राउंड मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब कुछ मिला के। 1000 का 1000 रुपये जमा हुआ बैंक में, बैंक ने 1000 का 10,000 बना दिया और लोन दे दिया 9,000। सर सारी बात ठीक है, 10,000 कैसे आया? क्योंकि डिपॉजिट मल्टीप्लायर कहो या मनी मल्टीप्लायर कहो, इसका फॉर्मूला है 1/LRR इंटू 100। तो अगर LRR 10% है तो 1/10 इंटू 100 विच इज़ 10 टाइम्स, 10 गुना बैंक आपके पैसे को बना देगा। 1000 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा क्लास? 10,000। जब 10,000 बन गया, उसका 10% बन गया 1000, ये आ गया क्लास आपका 9,000। अब चाहो तो आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो बीच में, ये है 10,000 माइनस ये घटा दो, तो ये आ गया 7290, 7290। फिर इसका 10% 729, ये आ गया 6561। अब आप टोटल करके देख लो, आपका आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा। ये 10,000, ये 9,000 हो गया, ये 1,000 हो गया, 10,000 हो गया। ये ऑल अदर राउंड है। आप इस बैलेंसिंग फिगर को लिखो चाहे मत लिखो, उसमें गलती नहीं होती, एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। तो यही देखो, कमर्शियल बैंक आप ही का पैसा क्या कर रहा है, आप किसी और को उधार दे रहा है, फिर वो पैसा बैंक में जमा हो रहा है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं अभी चेक करूँ मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो कितना होगा मेरे अकाउंट में? मान लो 50,000, 60,000, 70,000 का बैलेंस है मेरे अकाउंट में। तो क्या रियली बैंक ने मेरे अकाउंट में कहीं मेरे नाम से 70,000 रुपये रख रखे होंगे? मैं जाके फिजिकली देख पाऊंगा उसको? नहीं। वो पैसा तो पता नहीं बैंक ने किसको लोन दे दिया होगा जो मेरे खाते में है। सिर्फ बैंक एक्नॉलेज कर रहा है, हाँ सुनील तेरे 70,000 रुपये हमारे पास हैं, दे आर ओनली एक्नॉलेजिंग इट। वो मान रहे हैं। रियली मैं बोलूँगा मुझे फ़ोटो खींच के भेजो मेरे पैसों की, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसा है ही नहीं, वो किसी और को दे दिया है। सिर्फ वर्चुअली वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इतना उधार है, ताकि जब भी मैं चाहूँ उतना पैसा बैंक से ले सकता हूँ, वो किसी तरीके से अरेंज करके दे देंगे मुझे, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। LRR 10% है, तो जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है वो आपका क्लास आएगा कितना? 1/LRR इंटू 100 विच इज़ 10 टाइम्स। यानी आपका 1000 10,000 हो जाएगा, आपका 5,000 50,000 हो जाएगा, आपका 5 लाख 50 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर यही LRR 20% हो गया, तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/20 इंटू 100 यानी 5 टाइम्स। अगर मैं LRR को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 20% लेता, तो ये 1000 का 5,000 होता, फिर बैलेंसिंग फिगर 5,000 में से 3 घटाते फिर आता। समझ रहे हो बात को? अगर मैं LRR लूँ 25%, तो 1/25 इंटू 100 विच इज़ 4 टाइम्स, यानी कि आपका 1000 सिर्फ 4,000 होता। और अगर मैं LRR लूँ 50%, तो 1/50 इंटू 100 विच इज़ 2 टाइम्स, ये सिर्फ 2 गुना होता। अब क्या समझ रहे हो यहाँ पे? आप ये समझ रहे हो कि LRR जितना बढ़ता चला जाएगा, डिपॉजिट मल्टीप्लायर उतना ही कम होता चला जाएगा। पिछले साल यही क्वेश्चन आया था कि LRR में और डिपॉजिट मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है। तो बैंकों को जितना तुम बोलोगे रिजर्व बनाओ, बैंक का घाटा है। बैंक क्या चाहती है? 100 आया 100 लोन दे दिए किसी को। RBI कह रही नहीं 100 नहीं लोन देना, सिर्फ 80 देना है, फिर 70 देना है, फिर 60 देना है। तो भैया बैंक लोन ही नहीं दे पाएगा, तो पैसे से पैसा बनेगा कैसे? बन ही नहीं पाएगा पैसे से पैसा। तो इसीलिए क्लास मल्टीप्लायर क्या हो रहा है? कम। तो जितना ज़्यादा रिजर्व तुम बढ़ाओगे बैंक के ऊपर, और ये कम होता चला जाएगा। और बैंक के पीछे रिजर्व बनाते क्यों है? ताकि कल को अगर बैंक डूबा, अमीरों को लोन दे के, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको लोन दे के अगर बैंक डूबा, तो आम जनता का पैसा नहीं डूबना चाहिए। एक रिजर्व होगा तो आप उससे निपट सकते हो क्रिटिकल सिचुएशन में। तो ये है क्लास आपका कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से आपके पैसे को कई गुना बना देता है। अब मैं तुम्हारा इनिशियल डिपॉजिट है 5,000 और LRR है 25%, ठीक है। अब 25% है मतलब 1/25, 1/25 इंटू 100 4 टाइम्स, तो टोटल डिपॉजिट 20,000 होगा, इनिशियल डिपॉजिट 5,000 होगा, और इसका 25% करके आप पूरा का पूरा टेबल घर पे बनाओगे। आई होप आपको समझ आ गया। इसी चीज़ को अपने क्लास लैंग्वेज में लिख देना है डिटेल में। Commercial bank is an important source of money supply in economy which contribute to money supply by creating credit in terms of demand deposit, ठीक है। सपोज न्यू डिपॉजिट 1000 इज मेड, बस उसी
लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे बना दिया है अपने सिंपल सीधी भाषा में कि किसी ने 1,000 रुपये जमा किया है, LRR मान लिया 10% है, तो बैंक सबसे पहले 100 रुपये रख लेगी और लेंड कर देगी। लेंड मतलब लोन देना, 900 रुपये दे देगी बोरोवर को, है ना। अब फिर बोरोवर क्या करेगा, उस पैसे को दोबारा किसी की पेमेंट कर देगा, अपने क्रेडिटर्स की। फिर बैंक के पास 900 रुपये आ जाएगा, फिर बैंक उस 900 का 10% 90 रुपये रिजर्व बनाएगा, फिर राउंड नंबर 2 में, और तब तक चलता चला जाएगा जब तक सारा का सारा पैसा जीरो नहीं हो जाता। और लास्ट में तुम देखोगे टोटल डिपॉजिट 10,000 हो गया। और 10,000 कैसे हुआ, 1/LRR × 100 आपने फॉर्मूला लगाया, टोटल 10,000 हो गया। इट मीन्स कि बैंक आपका 10 गुना पैसा बना रही है, क्योंकि LRR 10% है। LRR डिफरेंट होगा तो बैंक आपके पैसे को भी डिफरेंट टाइम्स बना देगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इससे पहले भी आपने एक बार मल्टीप्लायर पढ़ रखा है, और मल्टीप्लायर का सिंपल सा मीनिंग है क्लास, जब कोई चीज कई गुना हो जाती है, मल्टीपल टाइम्स हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। आपने डिपॉजिट मल्टीप्लायर पढ़ा था मनी बैंकिंग में, यानी बैंकिंग चैप्टर के अंदर कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन था मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, जो कहता है कि अगर आप बैंक में 100 रुपये डालते हो तो बैंक 100 का 1000 बना देता है, 10,000 बना देता है, मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है कि जब आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेके आते हो तो उस इन्वेस्टमेंट से इनकम कई गुना बढ़ जाती है। मतलब अगर हमारी कंट्री में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारी इकोनॉमी में 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ या 4,000 करोड़ की इनकम जनरेट होगी। इन्वेस्टमेंट से इनकम कई गुना जनरेट हो जाती है। कैसे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आज की पूरी क्लास में। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या, इट मेजर्स चेंज इन इनकम। ये क्या मेजर करता है क्लास, चेंज इन इनकम, कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है। इट मेजर्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितने गुना बढ़ रहा है क्लास, उस चीज को मेजर करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला होता है ΔY/ΔI। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, ΔY/ΔI, ठीक है। We have noted that increase in income is many time more that increase in investment। यानी कि इन्वेस्टमेंट एक गुना बढ़ेगा तो इनकम कई गुना बढ़ेगा। The number of times by which the increase in income exceeds the increase in investment is called investment multiplier, और आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहते हैं इसको। और इसको कैपिटल लेटर के K से हम डिनोट करते हैं। यानी कि देश में अगर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है तो उससे कई लोगों को रोजगार मिलता है और इनकम एक से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट इज़ डिनोटेड बाय K। तो K के 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला K का जो है वो है क्लास 1/MPS। दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि MPS को आप 1 - MPC भी लिख सकते हैं, तो इस MPS की जगह मैंने 1 - MPC लिख दिया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास ΔY/ΔI। ये दो तो सेम ही है, तो आप कह सकते हो 2 फॉर्मूले हैं, पहला 1/MPS और दूसरा ΔY/ΔI। यानी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से, चेंज नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, दिस इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम कितना चेंज होगा उसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर। और इसका आंसर हमेशा आता है टाइम्स में, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2.5 गुना, 10 गुना, 5 गुना, है ना, 7.5 गुना, जो भी हो सकता है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसका डायग्राम समझते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। देखो, ये Y है यानी AS, ये हो गया AD, C+I। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, CUET में सवाल पूछा जा चुका है। ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो C+I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ΔI भी लिख सकते हो इसको, तो ये नया AD बन गया, ठीक है। तो ये जो दोनों AD के बीच का गैप है ये है ΔI, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ये जो ये Y2 हो गया, इसको बोल चेंज इन। तो इन्वेस्टमेंट के बदलने से इनकम कितना बदल रहा है क्लास, इस चीज़ को हम लोग क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर देखते हैं, ठीक है। ये हो गया ΔI, ये हो गया ΔY, ये हो गया AD, ये AD। मतलब ये AD किसकी वजह से बढ़ रहा है, खाली AD तो C+I था, जो नया वाला AD1 है वो है C+I प्लस ΔI, यानी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से AD बढ़ रहा है। CET में काम आएगा, मॉक्स में देखने को मिलेगा, आपको कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा कॉन्सेप्ट कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या। 1/MPC कह लो, 1/MPS कह लो, 1 - MPC कह लो, या ΔY/ΔI कह लो, ये तीनों एक ही फॉर्मूले से मिलके बना है, ठीक है।
तो मैं हमेशा आपको दो फॉर्मूला बोलूंगा, तीन नहीं बोलूंगा। पहला बोलूंगा 1/MP/s, दूसरा ΔY/ΔI। चीज़ों को सिंपल रखते हैं ताकि सिंपल सिंपल हम लोग चीज़ों को समझ सकें। अच्छा, तो हमने सब कुछ, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी, एमपीएस, के। किस तरीके का रिलेशनशिप है के का एमपीसी के साथ, एमपीएस के साथ, ठीक है, ध्यान समझना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एमपीसी लिख लिया, यहाँ पे एमपीएस लिख लिया, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ एमपीसी 0, अपने मन से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अपने मन से। जब भी आपको ना कोई रिलेशनशिप का क्वेश्चन आएगा, एमपीसी का के साथ कैसा रिलेशनशिप है, एमपीसी का एमपीएस का के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पे एमपीसी कितना है 0.2, फिर एमपीसी है 0.4, फिर है 0.5, 0.8। अपने मन से मैंने एमपीसी मान लिया। तो अगर एमपीसी 0.2 है तो एमपीएस कितना होगा, दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है, तो 0.8। एमपीसी 0.4 है तो एमपीएस कितना होगा 0.6। एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस कितना होगा 0.5। एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा 0.2। ओके, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब k का फॉर्मूला क्या है 1/MPS, तो k आएगा 1/0.8 दैट इज 1.25, 1/0.6 1.67, 1/0.5 2, 1/0.25, ये आ गया क्लास k। k का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, तो अब अगर आपके सामने रिलेशनशिप दिख जाए तो बताओ क्लास, एमपीसी बढ़ता चला जा रहा है तो के भी बढ़ता चला जा रहा है, तो आप क्या समझे कि एमपीसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू के, यानी कि जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी के की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। समझ गए बात को। दूसरा, एमपीएस क्या हो रहा है क्लास, घट रहा है 0.8 से 0.6, 0.5, 0.2, और के क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब उल्टा, तो एमपीएस का इसे उल्टा बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो एमपीसी का के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और एमपीएस का इनवर्स रिलेशनशिप है। कुछ समझदार बच्चे तो यही देख के समझ जाते हैं, सर 1/MPS का मतलब ही है उल्टा। 1/MPS मतलब क्या है, उल्टा रिलेशनशिप है। अगर एमपीएस इक्वल टू के होता तो सीधा सीधा रिलेशनशिप है, बट दोनों बढ़ेंगे दोनों घटेंगे। बट अगर 1/MPS है तो के का एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तब भी छोड़ो सारी चीज़ें, आपके सामने आप इसे बना के इसे एक्सप्लेन कर दोगे। देखो एमपीसी और एमपीएस का दोनों हमेशा उल्टा रिलेशनशिप होगा, बिकॉज दोनों को मिला के 1 है। अगर एक को 0.2 है दूसरा 0.8, एक को 0.4 होगा तो ऑब्वियसली दूसरा 0.6 होगा। तो एमपीसी और एमपीएस में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। बट एमपीसी और के का डायरेक्ट है, एमपीएस और के का क्या है क्लास, आपका इनवर्स रिलेशनशिप। आई बात समझ, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ एक लाइन लिखी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज इन्फिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू इज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। जो के है इसकी वैल्यू 1 to इन्फिनिटी होती है, रेंज। के की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है इन्फिनिटी। आप हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू है के की वो है क्लास 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। कैसे समझना, बात को ध्यान समझना। मुझे बताओ एमपीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। यहाँ से क्वेश्चन मतलब एक नंबर का तो आना ही आना है, एक तो पक्के कर लो। एमपीसी की मिनिमम वैल्यू 0 और एमपीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होती है, 1। सिमिलरली एमपीएस की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 और एमपीएस की मैक्सिमम वैल्यू 1। हालांकि ये 0 to 1 के बीच में रहता है, बट मैंने आपको लिखवाया था मोर एवर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने एडिशन इनकम का सारा पोर्शन कंज्यूम कर लिया तो एमपीसी 1, और सारा पोर्शन सेव कर लिया तो एमपीएस 1। अगर एमपीएस 1 है तो एमपीसी ऑब्वियसली 0 होगा, और एमपीसी अगर 1 है तो एमपीएस क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं के का फॉर्मूला पुट करूँ, के का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS। मैं कम से कम एमपीएस को मानूँ तो 0 मानूंगा, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानूँ तो 1 मानूंगा, तो क्या आ गया 1। तो के की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ही रहती है, यानी के की वैल्यू ना 1 से नीचे आएगी ना इन्फिनिटी से आगे जाएगी। के हमेशा 1 to इन्फिनिटी ही होगा। ये क्लास आपको रेंज पता चल गया। कुछ बच्चे अगर यहाँ से निकालना चाहें तो वो लॉन्ग कट हो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। के का फॉर्मूला अगर मैं 0 मानूँ एक बार, 1 - 0, ये 1 आ गया। फिर के का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ 1 लूँ एमपीसी, तो 1 - एमपीसी, तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। बात बराबर है, आना 1 to इन्फिनिटी ही है,
यानी इससे आपको प्रूव हो गया कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो 1 टू इन्फिनिटी ही होती है एक बार एमपीसी को। अच्छा, एक चीज घुमा के पूछता है, कब के की वैल्यू 1 होगा? अगर एमपीएस 1 है। कब के की वैल्यू इन्फिनिटी होगा? अगर एमपीएस 0। इफ एमपीएस इज 0 देन द वैल्यू ऑफ के इज इन्फिनिटी। इफ एमपीएस इज 0 देन द वैल्यू ऑफ के इज इन्फिनिटी, ट्रू। इफ एमपीएस इज 1 देन द वैल्यू ऑफ के इज 1, ट्रू। तो ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, ऑप्शन में पूछ सकता है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है, तो आपने ध्यान रखना है। चलो, तो फिलहाल आपने मल्टीप्लायर समझ गए क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के 1 गुना बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसका फॉर्मूला हमने देखा, उसके रिलेशनशिप देखा एमपीसी और एमपीएस के साथ, ठीक है। नाउ मूव टू क्लास नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, कंक्लूजन क्या हुआ? देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो पता है क्लास, एमपीसी और एमपीएस के बीच में इनवर्स है। देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तीसरा, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा, जैसा कि हमने आपके स्केड्यूल में देखा। तो आप जब भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आए एमपीसी का के साथ, एमपीएस का के साथ, ये पूरा बना देना। इसे बनाने के बाद ये कंक्लूजन लिख देना। जो भी पूछता है, जिसका रिलेशनशिप पूछता है वही पॉइंट डालना, तीनों मत डालना। दैट्स इट, खत्म रिलेशनशिप वाला। अब हमारा क्लास एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पेपर में पूछता है कई बार, सीधा यही क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल या विद ए न्यूमेरिक एग्जाम्पल। तो तुम्हें आज मैं सिखा रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। तुम सब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम घर पे एक दूसरा फिगर लेके इसका डबल कर लो, हाफ कर लो, कुछ भी करो, एक फिगर से खुद एक स्केड्यूल बनाओगे और उसे एक्सप्लेन करोगे। एक बार का हो गया आपका अच्छे से, तो आगे आपके प्री बोर्ड हो, चाहे प्रैक्टिकल में टीचर पूछे, या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सीयूईटी हो, तुम्हें हमेशा ध्यान रहेगा। अच्छा, एक बात समझते हैं, ये है क्या मल्टीप्लायर, काम एक्चुअली करता कैसे? मान लो ये इंडिया है और इंडिया में किसी ने सोचा कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाएंगे। तो इस तरीके से बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई गई। तो जब ये फैक्ट्री लगेगी तो 100 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गया। क्या आ गया क्लास? एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इकोनॉमी में 100 करोड़ का एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आया। पहले तो फैक्ट्री लगी रही थी, लेकिन एक और, मोदी जी गए मान लो किसी देश में, फ्रांस में गए, न्यूजीलैंड में गए, या ऑस्ट्रेलिया गए, यूरोप के किसी नेशन में गए, वहाँ जाके उन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो। तो उन्होंने ठीक है, हम आपके यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लेके आएंगे, कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आएंगे, ठीक है, ओके। इसमें 100 करोड़ रुपए लगा, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। और हमारे देश के जो लोग हैं ना, सबके सब, सबकी एक हरकत को हमने नोट डाउन कर लिया कि हर एक इंसान जब एक्स्ट्रा कमाता है तो कितना खर्च करता है। ये हर एक इंसान का अलग होगा। अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये से बढ़ जाए तो शायद मैं उसमें से 6,000 ही खर्च करूँ, 4,000 बचा लूँ। क्या पता आप 10 के 10 खर्च कर दो, वैसे जनरली कम होता है ऐसा। क्या पता आप कुछ भी ना खर्च करो, ये भी कम होता है ऐसा। बट हाँ, कुछ ना कुछ खर्च करोगे, लाइक थोड़ी सी चीज़ बढ़ा दोगे, 1,000 खर्च कर दोगे, 2,000 खर्च कर दोगे, 2,500, 2,100, 2,200, 2,300, जो भी है। तो मैं एक कॉमन मान लेता हूँ कि पूरी इकोनॉमी में एमपीसी 0.8 है। मैंने आपको बोला भी था पहले कि एमपीसी 0.8 से आप क्या समझते हो। तो एमपीसी 0.8 का मतलब, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया, एमपीसी 0.8 है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एडिशनल इनकम है उसका 80% आप खर्च कर देते हो। यानी कि अगर आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाते हो तो उसमें से 800 रुपये खर्च कर देते हो और 200 रुपये बचा लेते हो। तो ये किसी एक इंसान का नहीं है, अब ये पूरे नेशन का है कि पूरा नेशन 80% जो है एडिशनल इनकम का वो कंज्यूम कर लेता है, और जो 20% है एडिशनल इनकम का वो सेव कर लेता है। ये बात समझ आ गई? जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो जब ये 100 करोड़ रुपए आएगा इन्वेस्टमेंट, तो जिन्होंने फैक्ट्री डाली उसके लिए तो ये डेल्टा आई है, भाई ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन लोगों की इनकम बनेगी, जैसे फार्मर्स हैं, उनकी इनकम बनेगी। फार्मर को मान लो 10 करोड़ की मान लो ज़मीन खरीद लिया आपने। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर है, उनकी इनकम बनेगी, कॉन्ट्रैक्टर की इनकम बनेगी, वाटर सप्लायर, मटेरियल सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसीज को लाइसेंसिंग का कुछ पैसा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास कोई भी आयरन मटेरियल हो गया, इसके अलावा फर्नीचर है, फर्नीचर का पैसा, ठीक है। फिर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई काम करेंगे, उनकी तनख्वाह वगैरह जाएगी। ऐसे क्लास मान लो पूरा का पूरा 10-10 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 100 करोड़ रुपए ये बट गया। तो यानी कि 100 करोड़ रुपए
एक पार्टी के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इससे कितने सारे लोगों को रोजगार मिल गया। आप एक घर बनाते हो तो आपने देखा जरूर होगा किसी को घर बनाते हुए, कितने सारे लोगों को काम मिलता है। एक घर बनता है तो देश में एक घर बनता है ना, कम से कम 10-15 लोगों को तो काम मिलता ही मिलता है। 10-15 पार्टी, लेबर अलग, इलेक्ट्रिशियन अलग, प्लम्बर अलग, सीमेंट वाला हो गया, टाइल पत्थर वाला हो गया, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन है, मटेरियल सप्लायर है, प्लाईवुड का काम है, फर्नीचर, बहुत काम है ना, सबको इनकम मिल गया। अच्छा, फार्मर की जब 10 करोड़ की इनकम बनी तो फार्मर क्या करेगा? 10 करोड़ रुपए लेके बंद करके सेफ में रख देगा? सेफ के अंदर रखेगा? नहीं। फिर फार्मर कल तक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा था, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वहाँ खर्च करेगा। राशन पानी दूध ये सब चीज़ खर्चा जो होता है फल फ्रूट का, वो नहीं कर पा रहा था, वो करेगा। तो जब ये खर्चा करेगा किसी और के ऊपर, तो उससे क्या होगी क्लास? उस इंसान की इनकम बनेगी, इसके लिए कंजप्शन है। लेकिन क्या ये पूरा 10 करोड़ खर्च करेगा? नहीं, बिकॉज इकोनॉमी की आदत क्या है कि वो सिर्फ 80% खर्च करता है। तो ये 8 करोड़ रुपए खर्च कर देगा और 2 करोड़ रुपए बचा लेगा। 2 करोड़ रुपए बचा लेगा, 8 करोड़ खर्च कर देगा। तो इस किसान ने जिसके ऊपर 8 करोड़ खर्च किया, उसकी तो ये 8 करोड़ इनकम हो गई। तो जब उसकी इनकम आई तो ये भी क्या करेगा? आगे खर्च करेगा, इसके लिए खर्चा हो गया। इस 8 करोड़ का मान लो क्लास 6.4 करोड़ खर्च कर देगा ये किसी और के ऊपर। एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मिला के बोल रहा हूँ। तो ऐसे आप देखो ना, इनकम कई गुना बन जाएगी। उस पर खर्च करेगा, उस पर खर्च करेगा, चलता जाएगा और इनकम बहुत आगे तक जाएगा। इनकम क्लास कई गुना बन जाएगी लास्ट में। तो इन्वेस्टमेंट एक गुना बढ़ने से इनकम, ऐसे ये लोग भी खर्च करेंगे तो इनकम कई गुना जो है इकोनॉमी में बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यही चीज़ है। इन्वेस्टमेंट एक बार बढ़ेगा, इनकी इनकम बनेगी, ये खर्च करेंगे, इनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, फिर जिसके पास पैसा आया वो खर्च करेगा। तो पैसा चलता रहता है घूमते घूमते। वो लोग कहते नहीं पैसा घूमते फिरते आ जाता है कई बार नोट पे। वो सोनम लिखा था नोट पे, वायरल हुआ था, आपको पता हुआ। तो कैसे जा रहा है? एक की इनकम, दूसरे की खर्चा, है ना। इसके लिए खर्चा हो गया, मैं ये पेन खरीद के लाया, मेरे लिए खर्चा, उसके लिए इनकम है। फिर वो कुछ और चीज़ खरीदेगा, उसके लिए खर्चा, किसी और के लिए इनकम। ये चलता जाएगा और इनकम कई गुना बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट के एक गुना बढ़ने से। इन्वेस्टमेंट अगर एक गुना बढ़ेगा तो इनकम 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो 3 से 4 गुना बढ़ रहा है ना क्लास, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? ये जो 3 से 4 गुना बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। अच्छा देखो, यहाँ पे भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उससे इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, फिर एक का कंजप्शन, दूसरे की इनकम, फिर एक कंजप्शन बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा, और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। इसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेहतर समझने के लिए ये क्लास में एक पूरा टेबल बना रहा हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप भी अपने घर पे एक दूसरा नंबर लेके टेबल जरूर बनाना। अगर मैं सजेशन दूँ तो इसको 0.8 की जगह 0.75 ले लेना, और ये 100 की जगह 200 ले लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं, राउंड हो गया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजप्शन। इसको बोलते हैं डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी। डेल्टा एस भी बना सकते हो, बट नो नीड, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तुम चाहो तो राउंड 4 भी ले सकते हो, नो इशू, ठीक है। और राउंड 4, 5, 6, 7 को मैंने ऑल अदर राउंड के अंदर ले लिया, फिर ये टोटल है। ऐसे एक टेबल बना लेना, ठीक है। तो राउंड 1 में 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ा, है ना। तो फर्स्ट राउंड में 100 करोड़ से इनकम भी बढ़ गई। इन्वेस्टर ने 100 करोड़ रुपए डाले, लोगों की इनकम बढ़ गई 100 करोड़ रुपए। लेकिन लोग इसका सिर्फ 80% खर्च करेंगे, ये सिर्फ अज्यूम है, अजम्पशन, ऐसा मान लिया है। तो लोग 80 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। तो अगर इकोनॉमी में 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो लोगों की इनकम बढ़ी 100 करोड़ से, लोगों ने उसका 80 करोड़ खर्च कर दिया, क्योंकि एमपीसी वी अज्यूम 80%। फिर ये जो 80% एमपीसी है, लोगों ने खर्च किया, सेकेंड राउंड में यही किसी और की क्या बन गई क्लास? इनकम बन गई। एक पार्टी ने खर्च किया दूसरे पार्टी पे, दूसरे पार्टी की इनकम बन गई, पहले पार्टी का खर्चा बन गया। क्योंकि पूरी इकोनॉमी में 80% एमपीसी है, तो इस सेकंड पार्टी ने 80 का 80% 64 खर्च कर दिया, उसके लिए 64 खर्चा। लेकिन थर्ड राउंड में यही 64 क्या हो गया क्लास? इनकम हो गया। फिर इसका 80% 51.2 खर्च कर दिया, फिर 51.2 इनकम बनेगा, फिर उसका 80% खर्च कर देंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एंड तक ये प्रोसेस जो है खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और चलते चलते लास्ट में प्रूव हो जाएगा कि इस टेबल की टोटलिंग 100 आएगी, लेकिन इसकी टोटलिंग क्लास 500 आएगी। सवाल है कैसे? ये कैसे पता चला सर कि ये 500 है? मैं बताऊंगा। मान लो 500 है, ठीक है, और इसकी टोटलिंग उसका 80%, 500 का 80% 400 इसकी टोटलिंग है, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपए से कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम 5 गुना हो गई, 500 से बढ़ गई।
और कंजप्शन 4 गुना हो गया, यानी क्लास 400 से बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट के 1 गुना बढ़ने से इनकम 5 गुना बढ़ गया। यही है क्लास कॉन्सेप्ट पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अब सवाल ये है सर ये 500 आया कैसे? तो बहुत ही सिंपल है, आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS। अगर मैंने अज्यूम किया MPC 0.8 है तो ऑब्वियसली MPS कितना होगा, 0.2। और के का फॉर्मूला होता है 1/MPS विच इज़ 5 टाइम्स, 5 गुना। तो अगर 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम जो बढ़ेगा उसका 5 गुना हो जाएगा, यानी कि क्लास 5 टाइम्स। समझ रहे हो बात को? तो के का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, 500/100 विच इज़ 5 टाइम्स, यानी कि के 500 तुमसे निकल गया भाई। देखो इसको छोड़ दो, ये कैलकुलेशन छोड़ो, भूल जाओ इसको। MPC 0.2 है तो के 1/MPS, के कितना आ गया, 5 टाइम्स। जो के है, जो मल्टीप्लायर है, वो कितना क्लास आ गया, 5 टाइम्स। तो जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 टाइम्स आ गया, के आपका 5 टाइम्स आ गया, तो 100 आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो ये 500 गुना ही, 5 गुना ही तो होगा, तो ये हो गया 500। अब ऑल अदर राउंड में 500 में से मैंने इन सबको माइनस किया, 256 को लिख दिया ऑल अदर राउंड। इसे खाली भी छोड़ देते हो तो नंबर नहीं कटते। और ये 80% 400 हो गया, ये 500 इसका 80%, बिकॉज हम खर्च कितना कर रहे हैं, 80%, तो ये 400 हो गया। अब 400 में से आप ये सारा माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। सो सिंपल, दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम एक बार इसको 0.75 लो, इसको 200 लो और पूरा का पूरा करके देखो और मुझे बताओ कितने गुना आ रहा है। तो वैसे के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS। अगर ये 0.75 आएगा तो ये कितना आएगा, 0.25। तो ये 4 गुना आएगा, फिर ये 4 टाइम्स 200 का 800 करके देखना तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्लास 800 होगा और 800 का 75% आप देख लेना, 3/4 है ना, 600 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 800 बनेगा ना, 800 का 75% 3/4 600 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको आपने फिर एक्सप्लेन कर देना है। द अबव टेबल क्लियरली शो दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन एडिशन इनकम ऑफ 500 करोड़। दिस रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम 5 टाइम्स द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, इनकम उसका 5 गुना हो गया। ये वही कैलकुलेशन जो मैंने दिखाया, 1/MPS 0.2 विच इज 5 टाइम्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक? दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसके आगे की जो भी कहानी है वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। ADAS का फॉर्मूला, APC, ADAS इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, APC, APS, MPC, MPS, C फंक्शन, S फंक्शन, मल्टीप्लायर, इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वो सब अच्छे से याद करके आना। K की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लास 4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। पहला है एक्स एंटी सेविंग्स। अच्छा, एक्स एंटी सेविंग्स किसको कहते हैं? एक्स एंटी सेविंग्स का मतलब होता है प्लान सेविंग, कितनी सेविंग्स आप करने वाले हो, राइट। और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, प्लान इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। तो प्लान सेविंग यानी एक्स एंटी सेविंग, प्लान इन्वेस्टमेंट मतलब एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं क्लास? इट रेफर्स टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, एक्स पोस्ट यानी कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग्स मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेविंग्स इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। साल भर में जो एक्चुअल सेविंग्स है उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग्स, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, और प्लान जो प्लान होता है प्लान इन्वेस्टमेंट एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, प्लान सेविंग एक्स एंटी सेविंग। तो एक्स एंटी मतलब प्लान और एक्स पोस्ट मतलब क्या होता है क्लास, एक्चुअल। एक्स एंटी मतलब प्लान और एक्स पोस्ट क्या होता है, एक्चुअल, राइट। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं बजट को बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास ये टॉपिक। मेरी सबसे यही गुजारिश है, इसको अभी इसी वक्त अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, बिकॉज बजट के ऑब्जेक्टिव क्लास मतलब इन 4 में से कोई भी एक एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो इनकी हेडिंग तो हम याद रखेंगे, साथ में अंदर लिखना क्या है हम उसकी बात भी करेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेन मुद्दा फिलहाल यही है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। शॉर्ट में इसका निमोनिक कोड है मेरा, ठीक है। वैसे मीरा होता है डबल ई, बट हमारे यहाँ सेट नहीं हो रहा, ई है ही नहीं, और तो यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है। एम फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, री फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और ए फॉर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो ये 4 है। शॉर्ट में मेरा याद कर लो, और मेरा के फुल फॉर्म क्लास के एंड तक आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे कि ये क्या है, और ये अच्छे से समझ भी आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। देश के अंदर
बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनी हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं। इन कंपनी का मेन मोटो क्या होता है क्लास, कि पब्लिक की भलाई करना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, ऐसी कुछ पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसपे सरकार की होल्डिंग 51% से ज़्यादा है या क्लास और भी ज़्यादा है। सरकारी कंपनी या जो पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ऐसी कंपनी सरकार में प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, सोशल वेलफेयर के लिए है। तो हर साल जब बजट बनाती है सरकार तो उनको मैनेज किया जाता है। मैनेज करने का मतलब क्या है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सरकार उनको पैसे देती है, उनकी फंडिंग करती है, ताकि वो कंपनी, देखो वो कंपनी मुनाफे के लिए तो है नहीं, तो उनको पैसे कहाँ से आएंगे जब मुनाफा नहीं कमा रहे। तो कहीं ना कहीं क्लास फंडिंग होगी, लोग जो है, सरकार जो है वो उनको पैसे देगी, फिर उस पैसे से वो देश की भलाई का काम करेंगे। तो ऐसी कंपनी जो अच्छा काम कर रही है, सरकार उनको बजट में पैसे देने की बात करती है। और ऐसी कंपनी जो अच्छा काम नहीं कर पा रहे, किसी भी रीज़न से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या जो उनका उद्देश्य है सोशल वेलफेयर का वो नहीं कर पा रहे, तो सरकार ऐसी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर देती है, यानी कि ऐसी कंपनी के शेयर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। तो जब ये शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर क्लास उस पर काम करेगी, और प्राइवेट का मेन मोटो क्या होता है, मुनाफा कमाना। तो वो उसको अच्छे से सर्व करेंगे ही करेंगे। जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग आ जाता है वहाँ पे क्लास सर्विस अच्छी, फैसिलिटी अच्छी मिलने लग जाती है। So, there is large number of public sector enterprise which are established and managed for social welfare of public, because budget is prepared with the objective of making provisions for managing such enterprise and providing them financial help. जो कंपनी अच्छा कर रही हैं उनको सरकार क्या करती है, बजट में फाइनेंशियल हेल्प करती है। However, जबकि in case of public sector enterprise are showing inefficiency and losses, the government may plan for their प्राइवेटाइजेशन। तो सरकारी शेयर्स को प्राइवेट के हवाले कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। जैसे प्राइवेट, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे क्लास आजकल बहुत सारे ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो सरकार इन कंपनी को प्राइवेट के हवाले कर देता है कि वो उसको डेवलप करें, वो उसको बेहतर तरीके से बनाए, राइट। तो पहला क्या हो गया, एम फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेकेंड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी शुड बी इन इक्विलिब्रियम, और ये हमने एडीएएस वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है उसे कंट्रोल भी किया जाता है बजट के थ्रू। तो सरकार अपने बजट में देश के हालात क्या है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, उसको भी कंट्रोल करने की बात करती है। ये सरकार का ऑब्जेक्टिव है बजट का, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। इट कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस इन जनरल प्राइस लेवल थ्रू टैक्सेस और सब्सिडी। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है, नए नए टैक्सेस इम्पोज करती है। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तो सरकार टैक्स रेट को कम कर देती है या कुछ टैक्स को डिस्कार्ड कर देती है, बोलते भी ये टैक्स बंद कर दो या कम कर दो रेट। इससे क्या होता है क्लास, सरकार अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी मैनेज करती है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, सरकार अपने एक्सपेंडिचर कम रखती है पब्लिक वेलफेयर पे, और कंट्री में डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। बट ये सिंपल पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी का, आप सबको पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, जहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को सरकार कंट्रोल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई। लेकिन यहाँ पे हम गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं तो हम बात किसकी करेंगे, फिस्कल पॉलिसी की। तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सरकार कंट्रोल करती है अपने स्पेंडिंग से और टैक्सेस से। अगर इन्फ्लेशन है अपने स्पेंडिंग्स को कम करती है क्लास इन्फ्लेशन में, और टैक्सेस को बढ़ा देती है। और अगर डिफ्लेशन है तो उस सिचुएशन में क्लास गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग ज़्यादा करती है और टैक्स रेट को कम कर देती है। इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, राइट। For example, when there is inflation, continuous rise in prices, government can increase taxes and reduce its expenditure. When there is deflation, continuous fall in prices, government can reduce the taxes and grant subsidy to encourage spending by people, ताकि लोग खर्च ज़्यादा करें। डिफ्लेशन में लोग डिमांड नहीं कर रहे तो खर्च ज़्यादा करे, सरकार उनको पैसे पहुंचाती है इनडायरेक्टली या टैक्स रेट को कम कर देती है, राइट। तो सबसे पहला एम, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो होता क्या है कि हमारे देश की जो संपत्ति है, ठीक है, हमारे देश की ज़्यादातर संपत्ति सिर्फ 10% लोगों के पास है जो कि अमीर हैं। मतलब
अगर मान लो कि 100 करोड़ की आबादी, चलो मान लेते हैं, है 140 के आसपास, 100 करोड़ की आबादी मान लेते हैं। 100 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ लोग एक तरफ हैं, उनके पास सिर्फ जो है थोड़ी सी इनकम है, टोटल नेशनल इनकम का 10% है। और जो 10% अमीर लोग हैं, टॉप 10 क्रीमी लेयर के जो अमीर लोग हैं, उनके पास जो वेल्थ है वो है क्लास, उनके पास है 90% इनकम। दिस शोज इनकम क्लास, ये इनइक्वालिटी शो कर रहा है। ये बीच में रहेगा तो क्लास इक्वल है, बट ये क्या शो कर रहा है, क्लास इनकम इनइक्वालिटी। मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास इतना पैसा, अंधा पैसा है आपकी भाषा में, मतलब रोज करोड़ों रुपए उड़ाएगा तो भी खत्म नहीं होगा, किसी के पास इतना पैसा है। किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है क्लास कि वो अपना घर बार चला सके, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके, अच्छा खाना पीना खा सके, अच्छी जगह रह सके, इतना पैसा भी उसके पास नहीं है। दिस शोज इनइक्वालिटी, राइट। इस इनइक्वालिटी को कम करने का काम क्या है क्लास, गवर्नमेंट का काम है। तो बजट में सरकार इनकम इनइक्वालिटी को कम करती है, इसको बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। किसी तरीके से सरकार अमीरों पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स चार्ज करती है, ताकि ज्यादा सरकार पैसे लेके गरीबों को दे सके, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर इतना ज्यादा है, उसे कम, ऐसा नहीं कहूंगा बराबर बराबर हो जाएगा, लेकिन हाँ कम होना चाहिए। इतना डिफरेंस भी नहीं, कोई अरबों खरबों कमा रहा है और कोई बेचारा खाना पीना भी नहीं खा पा रहा सही से, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रीजन चाहे कुछ भी हो, इतना डिफरेंस। अब अगर जाओ यूएस यूके में, तो वहाँ पे सभी लोगों में इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे अगर मान लो कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो बहुत ज़्यादा फासला इतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा। अभी देखते हो वहाँ पे अभी कुछ साल पहले न्यूज़ में थी, बराक ओबामा की जो बेटी, वो नॉर्मली कॉफ़ी शॉप में या कहीं पे स्टेशन पे काम करती है नॉर्मली। हमारे यहाँ से नहीं, हमारे यहाँ गांव का प्रधान भी अगर बन गया ना कोई, तो भैया उसके आसपास घूमना ही मुश्किल है, वो भी 4 गाड़ी से निकलेगा और लोग उसके लिए भीड़ इकट्ठा कर देंगे। अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट भी अगर कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो लोग ऐसे हवा बना के भीड़ लगा के खड़े नहीं होते। कहने का मतलब क्या है कि उन सब लोगों का भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड अप है। तो जो इनकम डिस्पैरिटी है ना, वो नहीं होनी चाहिए। और बजट में सरकार हमेशा हर साल कोशिश करती है कि गरीब और अमीर के बीच का फासला कम होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर सारे लोग गरीब होंगे तो अमीर भी जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। मान लो मुकेश अंबानी बहुत अमीर है, उनका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? गरीब लोग और गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा। फिर वो भी बाद में गरीब हो जाएंगे, एक टाइम बाद, कई डेकेड्स के बाद, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इट मीन्स रिड्यूस द इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, कि अमीरों को ही फैसिलिटी मिले, अमीर के बच्चे ही स्कूल में जा पाएंगे, अमीर के बच्चे ही अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हर किसी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। देश की जो सपोर्ट सिस्टम है, देश में जो सर्विसेज हैं, वो हर किसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। थ्रू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सिक्स टू प्रमोट इक्विटी, सरकार इक्विटी प्रमोट करना चाहती है। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ पुअर, गवर्नमेंट प्रोवाइड देम सब्सिडीज। डिस्पोजेबल इनकम तो पता ही है क्लास, जो इनकम टैक्स देने के बाद बचती है खर्च करने के लिए। टैक्स दे दिया आपने, टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा, उस इनकम को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो सरकार क्या करती है, गरीबों को सब्सिडी देती है और अमीरों से टैक्स लेती है। टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाया जाता है। टू डिक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ रिच सेक्शन, टैक्स सिस्टम इज मेड प्रोग्रेसिव। टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाया जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारी कमाई बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे तुम्हें ज्यादा टैक्स देना है। लाइक तुम अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख तक कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं, 8 लाख कमाते हो 10%, 8 से ऊपर 20%, 10 से ऊपर 30%। तो आप जितना ज़्यादा कमाते चले जाओगे, बड़े टैक्स ब्रैकेट में आप आते चले जाओगे, आपको उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पुटिंग ग्रेटर बर्डन ऑन रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट बजट। तो अमीरों पर ज़्यादा बर्डन डाला जाता है, उनसे क्लास रिच टैक्स भी लिया जाता है, एक उसको सेस बोलते हैं। तो अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा कमाते हो ना, जो सरकार को लगता है तो बहुत पैसा कमा रहे हो आप, तो सरकार आपसे 1% और एक्स्ट्रा लेती है, ताकि उस पैसे से गरीब लोगों का भला किया जा सके। तो अमीरों से पैसा ट्रांसफर किया, गरीबों को दिया, ताकि इन दोनों के बीच की जो इनइक्वालिटी है वो कम की जा सके, राइट। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, MERA। लास्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार की जो पूरी संपत्ति है वो किस किस को मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे हैजर्डियस वस्तु बनाती है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, सरकार उन पे हैवी टैक्स लगाती है, उनको ज़मीन, उनको बिजली पानी सब महंगे रेट पे देती है। लेकिन जो कंपनी देश के विकास के लिए काम करती है, क्लास हेल्थ है, एजुकेशन है, खादी का काम है, जो प्रमोट करती है इन हाउस की चीज़ें, देश के अंदर की चीज़ों को जो प्रमोट करती है कंपनी, उनको सरकार क्या करती है, टैक्स कंसेशन देती है, सस्ते में ज़मीन दी जाती है क्लास, और सस्ते में क्लास उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि वो क्लास देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट।
तो थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। जो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं उन पे हैवी टैक्स, जो सोशल वेलफेयर पे काम करते हैं उन पे लो टैक्स। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन एंड सब्सिडी। तो जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग करेगी हैवी टैक्स, जो कंपनी क्लास समाज का भला करेगी लो टैक्स। टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट ऑल्सो डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजप्शन गुड्स लाइक लिक्वर, बीड़ी, सिगरेट, लिक्वर मतलब दारू, tobacco, तंबाकू etc. through heavy taxation and encourage the use of खादी product by way of subsidies। तो सरकार खादी प्रोडक्ट को encourage करना चाहती है by way of subsidies। तो ये आप MERA तो आपको याद है, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनके अंदर का पता होना चाहिए। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात चल रही है तो पहला पॉइंट है M, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने की बात चल रही है, फिस्कल पॉलिसी की बात चल रही है तो E, है ना। अमीर गरीब के बीच का फासला कम करने की, इक्विटी को प्रमोट करने की बात चल रही है R, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की और नॉट और सोशल वेलफेयर वाली कंपनी की बात चल रही है तो A। ये चीज़ आपको पता होना ताकि कहीं पर अगर MCQ आता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है तो आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सको, राइट। सो ये चारों के चार ऑब्जेक्टिव फुल फॉर्म जरूर लिख के दिखाना मुझे कमेंट सेक्शन में। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसी चीज को बोलते हैं एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या है ये, मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो $1 पहले 70 रुपए के बराबर था, 70 रुपीज, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट है ओल्ड स्टेज में कि भैया पहले $1 अगर हम लोग क्लास लेना चाहते हैं तो हमें 70 रुपए इंडियन 70 रुपीज देने पड़ते थे। आज अगर हमें $1 चाहिए तो उसी के लगभग 83-84 रुपीज क्लास हमको पे करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी करेंसी ताकतवर हो गई और कौन सी करेंसी कमजोर हो गई, राइट। तो पहले हमें 70 रुपीज देना पड़ता था, अब हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है 13 रुपए। यानी हमारा जो रुपया है, हमारी जो इंडियन करेंसी है ना, वो डेप्रिशिएट हो गई, वो कमजोर हो गई है। पहले भैया 70 रुपए में मान जाता था वो $1 देने के लिए, अब उसे 83 रुपए चाहिए। दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, डेप्रीशिएशन हो गया और उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। वो लोग इंडिया में आएंगे $1 लेकर 83 रुपीज की शॉपिंग करेंगे, हम लोग उनके वहां जाएंगे क्लास 83 रुपीज लेके और $1 की शॉपिंग करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 83 में जितना यहाँ खरीद सकते हैं हम डॉलर में वहाँ कितना खरीद सकते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आई नो क्लास वहाँ की चीज़ों के भाव अलग होता है। यहाँ अगर क्लास 20 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो वहाँ पे $20 में नहीं मिलेगी, ये मुझे पता है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि हमें ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं सेम डॉलर के लिए। इसका मतलब इंडियन रुपी कमजोर हो गई और उनकी रुपी स्ट्रांग हो गई, मतलब सॉरी उनका डॉलर स्ट्रांग हो गया, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। Here domestic currency is less valuable. Example, $1 में 70 रुपए था पहले, अब $1 में 80 रुपए है। In the above example, Indian rupee is less valuable. In old stage, 70 rupees is required to buy $1, and in new stage, to buy $1, we have to pay ₹80. This shows depreciation of domestic currency, and domestic currency is less valuable. तो हमारी करेंसी का depreciate होने का मतलब ही है उनकी करेंसी appreciate हो गई। दो टीम क्लास खेल रही है, एक टीम हार गई, इसका मतलब क्या है, दूसरी टीम जीत गई। अब सवाल यह है कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है, क्या रीजन है कि हमारी करेंसी लेस वैल्यूएबल हो गई। तो दो रीजन है, ध्यान समझना। सबसे पहला, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं या उनकी सप्लाई कम हो रही है। यही दो रीजन है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का। अगर आप मेन डायग्राम देखो तो ये इक्विलिब्रियम का डायग्राम बन गया, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, अगर हम विदेशी गुड्स को ज़्यादा खरीदेंगे कि हमें यही चाहिए, हमें बाहर से सामान खरीदना है, इंडियन कंपनीज का नहीं लेके, आपके पास जो कौन सा फ़ोन है, आई होप आपके पास हाथ में जो भी फ़ोन होगा वो इंडियन कंपनी का तो नहीं होगा। आप में से सोचो कितने सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। तो यही है कि हम लोग बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, हम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, जिसकी वजह से डिमांड हम लोग फॉरेन करेंसी की ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी करेंसी कमज़ोर हो जाती है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हालांकि इस डेप्रिसिएशन के भी कुछ फायदे घाटे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ घाटा ही घाटा है, फायदा भी है जो आगे चल के बात करेंगे।
तो आप देखो ये मेन डायग्राम बना, डिमांड को मैंने बढ़ा दिया, राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, तो जैसे ही मैं डिमांड को शिफ्ट करूँ नया डिमांड ये बन गया, ई डैश यहाँ कट हो गया क्लास, तो ये देखोगे एक्सचेंज रेट जो है आर से बढ़कर आर डैश हो गया, ठीक है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मान लो पहले 40 रुपए देना पड़ रहा था, 50 रुपए देना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। अच्छा, अब एक बार क्लास अच्छे से इस डायग्राम को फिर से बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया x 0, आप मेरे साथ साथ बनाओ, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये हो डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओके। ये इस तरीके से एक डायग्राम हम लोग बना देते हैं इक्विलिब्रियम का। ये हो गया डी एस एस, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, तो आप यहाँ देखोगे ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया डन। अब अगर हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिमांड ज्यादा करने से डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड, डी डैश डी डैश, जो डी डी था वो बढ़कर क्या हो जाएगा, डी डैश डी डैश, नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा ई डैश पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, और आप नोटिस करोगे तो आर से आर डैश रेट भी बढ़ गया, पहले मान लो 100 रुपये था, अब 120 हो गया, फिर 70 था, अब 80 हो गया। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारी करेंसी इज लेस वैल्यूएबल क्योंकि रेट डिमांड ज़्यादा करने से एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ठीक है। इसका उल्टा, अगर आप डिमांड ज़्यादा करते हो तो भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, या अगर सप्लाई कम करोगे तो भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। तो ये जो डायग्राम है आपको पेपर में बनाना है, अगर आपको रीजन पूछा जाता है और एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा देना है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द गिवन डायग्राम एज डिमांड इंक्रीज फ्रॉम डी डी टू डी डैश डी डैश। डिमांड डी डी से डी डैश बढ़ा तो एक्सचेंज रेट हो गया ओ आर से ओ आर डैश, पहले ओ आर था, यहाँ तक था पहले ओ आर, अब बढ़कर क्या हो गया ओ आर डैश। दिस इज कॉल्ड क्लास, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन का रीजन, यानी कि जब आप डिमांड बढ़ाओगे तो करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगा, ओके। दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई, या फिर अगर सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, अगर सप्लाई जो है वो कम हो जाए, ओके। A decrease in supply of foreign exchange leads to rise in foreign exchange rate. In the given diagram, as supply decreases from SS to S dash, then the exchange rate increases from OR to OR dash. अगर सप्लाई कम करोगे, सप्लाई मतलब आ नहीं रहा, अगर हमारा डॉलर आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब जो थोड़ा बहुत डॉलर है वो महंगा बिकेगा। तो अगर सप्लाई पीछे चला गया, उसी तरीके से जो आपने ग्राफ बनाया था, पहले मेन डायग्राम बनाओ, ई पे कट करो, सप्लाई को पीछे की तरफ लेके जाओगे एस डैश, तो नया पॉइंट यहाँ टच करेगा ई डैश, तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया और क्लास यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो कम हो गई। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, और ये रीजन बनता है डिक्रीज इन सप्लाई, रीजन बनेगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, और जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई इसके दो कारण है, इंक्रीज इन डिमांड, हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, हमें डॉलर चाहिए, डॉलर महंगा मिल रहा है, या फिर सप्लाई कम है, डॉलर आ ही नहीं रहा। और सप्लाई कम क्यों है, सप्लाई के कारण क्या क्या है, एक्सपोर्ट कम है। सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आ रही। सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट हमारे पास नहीं आ रहे। सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि बाहर से लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हमारा सामान नहीं खरीद रहे। तो ये सारी वजह से हमें डॉलर आ नहीं रहा हमारे पास। अगर हमारे पास डॉलर नहीं आएगा तो रेट क्या होगा क्लास, बढ़ जाएगा, जो थोड़ा बहुत है वो महंगा बिकेगा। अगला है इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। सारे बच्चे ध्यान से समझना, लैंग्वेज तो आपको लिखना ही है बट पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं। $1, पहले अमेरिका वाले इंडिया में आते थे, $1 लेकर 70 रुपए की इंडिया से शॉपिंग करके ले जाते थे, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता था वो कितना होता था भाई, वो लोग यहाँ से ले जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उनको बेच रहे हैं। तो अगर हम लोग उनको बेच रहे हैं मतलब हम लोग देश से बाहर बेच रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट ही तो हुआ, वो सेल थोड़ी हुआ। अब क्या हुआ, अब वो आज $1 लेके आते हैं और इंडिया से 80 रुपए का सामान उठाकर अपने देश में ले जाते हैं। इट मीन्स जो एक्सपोर्ट है वो 80 का है। तो सीधा सीधा तुम्हें यहाँ पे आंसर मिल गया कि अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगा तो उससे एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो यानी कि हम अगर अपने दुकान का माल सस्ता कर रहे हैं तो इससे फायदा यह है कि माल ज़्यादा बिकेगा, एक्सपोर्ट क्या होगा क्लास, इंक्रीज होगा।
मेरी बात समझ रहे हो? और जानबूझकर सरकार ने 1991 में, इवन उससे पहले भी डीवैल्यूएशन लेके आई थी। सरकार जानबूझ के करती है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, डीवैल्यूएशन बोलते हैं, पढ़ेंगे आज आगे चल के, ठीक है। तो सरकार अपने आप करती है, अपने दुकान की कीमत की वैल्यू कम कर देती है सामान की वैल्यू, ताकि लोग ज़्यादा खरीदें यहाँ से, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, राइट। अच्छा, अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ, पहले हम लोग अमेरिका के पास जाते थे, $1 देते थे, सॉरी $70 देते थे, $1 का सामान लेके आते थे, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया कि अब हमें अमेरिका जाने के लिए और वही $1 का सामान खरीदने के लिए 70 की जगह $80 देना पड़ेगा। पहले हमें $70 देना पड़ता था, $1 का सामान खरीद के लाते थे। अब उसी $1 के सामान के लिए $80 देना पड़ेगा, तो हम लोग सामान कम खरीदेंगे, हमारा इंपोर्ट जो है वो क्या होगा, कम होगा, और एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। रीजन ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन के 2 रीजन है, और डेप्रीशिएशन का इंपैक्ट एक्सपोर्ट पे क्या पड़ेगा, इंपोर्ट पे क्या पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट क्या होगा, घटेगा। आओ रीड करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस a fall in the price of domestic currency, say rupee in terms of foreign currency, say dollar. It means $1 can be exchanged more rupee. $1 क्लास ज़्यादा रुपी में एक्सचेंज होगा. So within the same amount of dollar, more goods can be purchased from India. वो इंडिया से ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं एक ही डॉलर में, ठीक है. इट मीन्स एक्सपोर्ट टू यूएस से बिकम चीपर, यानी कि हम लोग यूएस को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वो सस्ता हो गया, मतलब वो ज़्यादा ज़्यादा माल यहाँ से ले आ सकते हैं क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई और हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई. दिस में रिजल्ट इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए. तो इंडिया जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है क्लास, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसी का उल्टा इंपोर्ट घट जाएगा. आप आगे चेक करो. इफेक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट. Depreciation of domestic currency means fall in the price of domestic currency in terms of foreign currency. तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लिखने का तरीका है ना फॉर्मल में. इट मीन्स $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपी, सो विद सेम अमाउंट ऑफ रुपी लेस गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया. उस रुपए से हम ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकते. पहले $70 था, $1 का सामान खरीद के आ जाते. आज हमें उस $1 का सामान खरीदने के लिए $80 की जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब हम लोग बाहर से जो चीज़ खरीदेंगे वो कम खरीदेंगे. इट मीन्स इम्पोर्ट टू यूएस इज एक्सपेंसिव. इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए, बाहर से इंपोर्ट करना हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया. दिस में रिजल्ट डिक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए, जिसकी वजह से क्लास इंपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. हम इंपोर्ट कम करेंगे. एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम. डेप्रीशिएशन में एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम. अगला, एप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, इसका मतलब हमारी करेंसी पावरफुल हो गई. अब थोड़े रुपए में ज़्यादा डॉलर हम लोग ले लेंगे. जैसे $1 70 का था, आज 60 का हो गया. पहले मुझे $70 खर्च करने पड़ते थे, अब $60 खर्च करने पड़ेंगे. तो इस सिचुएशन में हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. कहने का मतलब है $1 जो है वो 70 का है, अब $1 जो है वो कितने का हो गया क्लास, $60 का हो गया. पहले $1 हम $70 देते थे, ₹70 हम पे करते थे और $1 का सामान खरीदते थे. आज उसी $1 के सामान के लिए हमें ₹60 खर्च करने पड़ेंगे. इसका मतलब हमारे लिए बाहर से सामान खरीदना सस्ता हो गया. पहले जो आईफोन $1000 का था, यानी 70,000 का था, आज वो आईफोन क्लास 60 के भाव से 60,000 का है. यानी कि हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा. सस्ती चीज़ें हो गई तो हम ज़्यादा बाहर से खरीदेंगे, बट हाँ हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अमेरिका वालों के लिए मुश्किल हो गया. वो पहले यहाँ आते थे 70 का सामान लेके जाते थे, अब वो सिर्फ 60 का सामान लेके जा पाएंगे. ओके तो डेप्रीशिएशन का बिल्कुल उल्टा है एप्रीशिएशन. डेप्रीशिएशन एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम, याद रखना. और हो सके तो कमेंट्स में लिख लो ताकि क्लास ध्यान रहे आपका. और एप्रीशिएशन में एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज़्यादा, ठीक है. इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. पहले $1 80 का था और अब $1 70 का हो गया. इसका मतलब हमें सिर्फ $70 पे करना पड़ेगा $1 का आइटम खरीदने के लिए, राइट. इसका अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं. डेप्रीशिएशन का रीज़न क्या था, डेप्रीशिएशन क्यों हो रहा है, डिमांड ज़्यादा या सप्लाई कम, ये उसका उल्टा. डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं. अगर हमारे पास डॉलर ज़्यादा आएगा तो सीधी सी बात है क्लास, अगर हमारा डॉलर बहुत सारा आएगा तो देखो डिमांड ये रहा, सप्लाई ये रहा, मेन डायग्राम बन गया. ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट. अगर सप्लाई बढ़ेगी डॉलर की तो आप देखोगे एक्सचेंज रेट नया जो कट लगेगा. ये रहा डिमांड, ये रहा नया सप्लाई, ई डैश. तो यहाँ देखो एक्सचेंज रेट हमारा कम हो गया, राइट. देयर आर 2 रीज़न. पहला क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई.
तो सप्लाई बढ़ेगा। एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन गिवन डायग्राम सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम एस टू एस डैश, देन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस फ्रॉम ओ आर टू ओ आर डैश। एक्सचेंज रेट ओ आर से घटकर क्या हो गया, ओ आर डैश हो गया। यानी कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो कहीं ना कहीं गिरेगा, एक्सचेंज रेट हमारा कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले 80 रुपये देना पड़ता था, अब हमें कुल 70 रुपये देना पड़ेगा बिकॉज एक्सचेंज रेट नीचे आ गया। दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और सप्लाई बढ़ रहा है तो ये रीजन है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का। और जो हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन है वो उनकी करेंसी का डेप्रिसिएशन है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा सकता है। डिक्रीज इन डिमांड, या फिर हम डिमांड ही नहीं कर रहे, तो अगर हम अपने स्वदेशी सामान खरीदेंगे, देश की चीज़ों को खरीदेंगे, जैसे पतंजलि में बाबा रामदेव जी बोलते हैं स्वदेशी खरीदो। आप अगर देश का सामान खरीदोगे तो आपका देश स्ट्रांग होगा। अगर हम अमेरिका का सामान खरीदेंगे, हम लोग चाइना का सामान खरीदेंगे तो चाइना स्ट्रांग होगा, उसको पैसे मिलेंगे, वो स्ट्रांग होगा, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर हम डिमांड कम करते हैं तो डिमांड ये रहा, सप्लाई ये रहा। डिमांड कम करेंगे, डिमांड पीछे की तरफ चला जाएगा। और नया पॉइंट ये रहा, तो अब देखो एक्सचेंज रेट ओ आर से ओ आर डैश हो गया, घट गया नहीं एक्सचेंज रेट। A decrease in demand for foreign exchange leads to fall in the foreign exchange rate. अगर डिमांड घटेगा फॉरेन करेंसी की तो फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा। इन द गिवन डायग्राम एज डिमांड डिक्रीज फ्रॉम डी टू डी डैश देन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस फ्रॉम ओ आर टू। तो डिमांड जैसे घटा, डी से डी डैश लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, तो एक्सचेंज रेट ओ आर से घटकर ओ आर डैश हो गया। और आप सबने क्लास 11 में पढ़ रखा है, डिमांड जब भी बढ़ेगा राइट शिफ्ट होगा, घटेगा लेफ्ट शिफ्ट होगा। सिमिलरली सप्लाई जब भी बढ़ेगा राइट शिफ्ट होगा, घटेगा लेफ्ट शिफ्ट होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने ऑलरेडी क्लास बता दिया आपको, एक्सपोर्ट जो है वो घटेगा और इंपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट कम हो जाएगा बिकॉज अब महंगा हो गया अमेरिका वालों के लिए यहाँ से कुछ खरीदना, तो वो कम खरीदेंगे। अगर वो यहाँ से कम खरीद रहे हैं इसका मतलब हम उनको कम बेच रहे हैं, और हम विदेश को बेच रहे हैं, उसी को एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा, हमारे बल्ले आ गए, हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई, अब हम ज़्यादा सामान बाहर से खरीद सकते हैं। ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई। इट मीन्स, अच्छा ये लाइन जो लिखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता क्या है, $1 70 का था, अब 60 है ना। फॉल इन द प्राइस, ये रहा 70 से 60, प्राइस ऑफ फॉरेन, तो फॉरेन करेंसी 70 रुपए का था, यहां से क्वेश्चन आता है फॉल इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी 70 का था, अब फॉरेन करेंसी 60 का हो गया। तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है। इट मीन्स फॉरेनर्स हैव टू स्पेंड मोर फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम इंडिया। उन्हें यहाँ से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। पहले $1 में 70 मिलता था, अब $1 में सिर्फ 60 का सामान मिलेगा। सो विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर लेस गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। इट मीन्स एक्सपोर्ट टू यूएसए बिकम्स एक्सपेंसिव। तो एक्सपोर्ट टू यूएसए को जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो महंगा हो गया। दिस रिजल्ट डिक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए। तो इससे क्लास इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले 70 का माल बेच रहे थे, अब 60 का बेचेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। बट इंपोर्ट ज़्यादा हो गया। पहले हमें $1 का सामान के लिए 70 खर्च करने पड़ते थे, अब सिर्फ 60 रुपये में $1 का सामान मिल जाएगा। तो कोई सामान अगर $100 का है तो पहले 7,000 में मिलता था, अब सिर्फ 6,000 में मिलेगा, तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, इंपोर्ट बढ़ेगा। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स फॉल इन द प्राइस, ये तो सेम लाइन लिखी है। इट मीन्स इंडियन हैव टू स्पेंड लेस for purchase goods from abroad. So with the same amount of rupee, more goods can be purchased from abroad. It means import from USA become cheaper. तो हम बाहर से सामान खरीदते हैं, सस्ता हो गया। This result to increase in Indian import from USA. तो import बढ़ेगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार अच्छे से, तो आप भूलना नहीं। तो ये है क्लास डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये है एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रीशिएशन में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होगा। एप्रिसिएशन में हमारा एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन के 2 रीज़न है, डिमांड बढ़ता है या सप्लाई कम होता है। इसके 2 रीज़न है क्लास, सप्लाई बढ़ता है या डिमांड कम होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, इससे ये पूरा टॉपिक आपके दिमाग में इकट्ठा बना रहेगा, भूलोगे नहीं। एक्सेस डिमांड, नाम से ही आपको समझ आ गया होगा। एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, और इस पूरे चैप्टर में डिमांड को बोलते हैं एडी और सप्लाई को बोलते हैं एएस। सो एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर अग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन अग्रीगेट सप्लाई। तो डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा, अग्रीगेट डिमांड इज लेस देन अग्रीगेट सप्लाई। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। एक्सेस डिमांड
It refers to the situation when aggregate demand यानी AD is in excess of aggregate supply corresponding to the full employment level of output in the economy. Here AD is greater than AS. Excess demand वो situation है जहाँ पे aggregate demand जो है वो ज़्यादा है किससे क्लास aggregate supply से, जिसकी वजह से क्रिएट होता है इन्फ्लेशनरी गैप AD1 माइनस AD। आप इस डायग्राम को जरा देखो, सबसे पहले इसमें हमने बनाया AS विच इज 45 डिग्री लाइन, ये रहा AS 45 डिग्री लाइन, ठीक है। फिर हमने बनाया AD जो ADC प्लस आई बनता है, राइट। और ये पॉइंट आ गया E स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम 45 डिग्री, ये हो गया ADAS और यहाँ आ गया लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ इनकम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये वही है जो डायग्राम हमने पहले पढ़ा था। तो अगर आप देखो ये वही डायग्राम है जो हमने क्लास पढ़ा था, ये रहा, ये सेम टू सेम ये वही डायग्राम है। अब एक्सेस डिमांड यानी कि डिमांड ज़्यादा है, तो इस AD को हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और नाम देंगे AD1 या AD डैश भी आप बोल सकते हो। देखो ये AD हमने बढ़ाया, ये हो गया क्लास AD1 या AD डैश, ठीक है। तो AD था C प्लस आई, ध्यान समझना, AD था C प्लस आई, आपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया तो AD डैश हो गया। जो AD था ना AD वो था C प्लस आई, और आपने AD1 आपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया C प्लस आई प्लस चेंज इन आई, ठीक है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को आपने बढ़ाया तो बन गया AD1, आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी तभी तो ये ऊपर गया। आपको पता है इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है, पता है कि नहीं पता, आई कांस्टेंट होता है, तभी तो देखो ये पैरेलल बढ़ा है क्योंकि आपने और आई इसमें ऐड कर दिया, C नहीं ऐड किया, आई ऐड किया है, ठीक है। तो AD1 C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ये बन गया क्लास यहाँ पे। और जहाँ पे ये टच करेगा क्लास यहाँ पॉइंट को, अगर आप देखोगे ये जो टच करेगा पॉइंट को, ये पॉइंट हो गया E डैश, और ये दोनों AD की जो बीच का गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, इन्फ्लेशनरी गैप। अब मैं तुम्हें बना के फिर से दिखाता हूँ अच्छे से कि ये एक्सिस डिमांड होता क्या है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्लास आपका कंप्लीट डायग्राम, और एक्सिस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप मैं तुम्हें अच्छे समझाता हूँ। स्केड्यूल मैंने आपको पहले ही बना के दे दिया था क्लास। एक्सिस डिमांड जो मतलब कि शुरू में जो डिमांड ज़्यादा होता है तो एक्सिस डिमांड, नीचे डेफिशिट डिमांड। हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ही आपको एग्जामिनेशन में भी बनाना है, ओके। चलो, तो ये हो गया क्लास आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हो गया AD, ये हो गया AS। AD क्या होता है, C प्लस आई, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं ADAS, यहाँ पे आता है लेवल ऑफ इनकम। ये सबसे पहले आपका मेन डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब एक्सिस डिमांड में डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे AD1 या AD डैश, C प्लस आई तो था AD प्लस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये डेल्टा आई है, ये जो ट्रायंगल बनाया ना ये डेल्टा आई है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये था फुल, ये है क्लास आपका, ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये जो पॉइंट था है ना, ये था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जो नया पॉइंट बनेगा उसको नाम देंगे E डैश, और ये जो दोनों AD के बीच का गैप है यहाँ से लेना, ठीक है। दोनों AD के जो बीच का ये गैप है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। यानी कि ये महंगाई है, आप इसे सीधा सीधा कह सकते हो AD1 माइनस AD, AD1 में से AD घटाओगे तो ये हो गया क्लास आपका इन्फ्लेशनरी गैप, ये दोनों AD के जो बीच का गैप है ये है। अगर आपको देखो एक्सिस डिमांड डेफिशिट डिमांड में से 100% एक क्वेश्चन आना है अप्रॉक्सीमेटली 6 नंबर का, और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो वो तो हम पढ़ेंगे कैसे कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से, लेकिन ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लिख लो, हर एक चीज लिख लो, एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। तो इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, ये 0 लिख लो, ये x लिख लो, ये y लिख लो, ये लिख लो क्लास, कंप्लीट डायग्राम हो गया एक्सिस डिमांड का। तो आपने पहले मेन चीज बनाई जो मेन डायग्राम है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, और जो नया पॉइंट बन गया ये हो गया एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कई बच्चे बोलते हैं क्लास कि एक्सेस एम्प्लॉयमेंट क्या है। देखो, जब कोई भी इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, पोटेंशियल अभी तक जो जनरेट कर रही थी, जो उसका पोटेंशियल है, उसकी एबिलिटी जो है, उससे अगर ज़्यादा इनकम जनरेट करती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है। व्हेन इकोनॉमी जनरेट मोर देन पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, उसको बोलते हैं एक्सेस
एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये जो ई डैश पॉइंट आया, खाली ई तो था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो पहले से जानते थे। तो ये जो बीच का गैप है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, तो ये हो गया इन्फ्लेशन गैप, ये हो गया एक्सिस डिमांड। अब इसे ठीक कैसे करेंगे वो बात की बात है, फिलहाल हम लोग क्लास एक्सिस डिमांड देख रहे हैं, ये क्लियर हो गया। नाउ अच्छा, एक्सिस डिमांड की कॉजेज क्या क्या है? आपको एडी के 5 कंपोनेंट पता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जब ये पांचों कंपोनेंट बढ़ेंगे तो एक्सिस डिमांड, जब ये पांचों कंपोनेंट घटेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। तो एक्सिस डिमांड कब कब होता है? इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन इम्पोर्ट। ये सारे रीजन है, कोई भी 3-4 याद कर लोगे बहुत है। तो या फिर कट इन टैक्स रेट, सरकार का टैक्स रेट में कटौती करती है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। भाई अगर सरकार टैक्स में छूट दे देगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। आपके लिए भी बजट आएगा फरवरी में, देखना आप 2024 में बजट आएगा तो वो आप देखना, उसमें भी टैक्स रेट की कटौती होगी तो लोग खुश हो जाते हैं, चलो यार टैक्स रेट कम है तो हमारे पास ज़्यादा बचेगा। लाइक मैं 100 रुपये कमाता था, टैक्स दे देता 30, तो 70 बचते थे। अब टैक्स अगर 20 हो जाए तो 80 बचेंगे, 10 रुपये मेरी ज़्यादा होगी तो 10 रुपये की डिमांड ज़्यादा करूँगा, तो डिमांड ज़्यादा करूँगा तो ये क्या होगा? एक्सिस डिमांड। तो कॉज ऑफ एक्सिस डिमांड बोलो, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन गैप बोलो, बात बराबर है। अच्छा, अब डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? सेम वही डायग्राम आप नीचे कर दोगे। जैसे it refers to situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment इनको, ये लाइन जरूर लिखना क्लास, corresponding to full employment, बिकॉज हम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट से ही इसको देखते हैं, ठीक है, एक्सिस और डेफिसिट को। तो हियर एडी इज लेस देन एस, और ये जो गैप बनेगा उसे बोलते हैं मंदी, डिफ्लेशनरी गैप, एडी माइनस एडी डैश। तो अब सेम देखो, ये नीचे बन गया एडी वन, तो एडी में से एडी वन घटाया तो क्या आ गया? डिफ्लेशनरी गैप। पहले एडी वन ऊपर था तो एडी वन में से एडी घटाया था तो इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा था। अब क्लास क्या आएगा? ये डिफ्लेशनरी गैप। ओके, अगर मैं तुम्हें इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो मैं फिर से एक और बनाना पड़ेगा मुझे डिफ्लेशनरी गैप का। देखो ध्यान से, पहले आपने ए डी ए एस बनाना है, 45 डिग्री से आपको पता है ए एस बनता है, तो ए एस नापने की जरूरत नहीं, पेपर में आप बीचों बीच बना लेना और टीचर को समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ए डी, तो ये हो गया क्लास ए एस, ए डी सी प्लस आई। अब ए डी डैश आपको बनाना है, तो जो आपने ए डी बनाया है सेम सेम नीचे की तरफ बना देना बस, ए डी वन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था पहले इक्विलिब्रियम का, पहले मेन डायग्राम आपको बना लेना चाहिए, ये था क्लास मेन डायग्राम ए डी, ये वाला, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो आप सबके नाम दे दो, एक्स ज़ीरो, वाई, ए डी ए एस, लेवल ऑफ इनकम। ये जो ई पॉइंट है इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पहले भी आपने देखा था, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अब ये जो नीचे आ गया पॉइंट, तो सी प्लस आई माइनस चेंज इन आई, कम हो गया। इससे पहले जो एक्सिस डिमांड में बनाया था वो प्लस चेंज इन आई था, अभी चेंज इन आई क्या हो गया? कम हो गया, माइनस हो गया। अब इसी लाइन पे ये जो गैप दिख रहा है दोनों एडी के बीच का, क्योंकि नया पॉइंट तो ई डैश ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो मेरी बात ध्यान सुनना जो बोलने जा रहा हूं आप, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलो, डेफिशिएंट डिमांड बोलो, डिफ्लेशनरी गैप बोलो, डिफ्लेशन बोलो, डिफ्लेशन बात बराबर है, डिफ्लेशन बोलो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलो, डिफ्लेशनरी गैप बोलो, डेफिशिएंट डिमांड बोलो, डेफिशिएंट डिमांड बोलो, बात बराबर है, या डिफ्लेशनरी गैप बोलो, बात बराबर है। ये हो गया क्लास आपका डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो दोनों एडी के बीच का जो गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप है, यानी कि एडी माइनस एडी वन, इसको एडी वन नाम दे दो, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है, इसलिए माइनस चेंज इन आई है। इससे पहले जो था वो ऊपर की तरफ जा रहा था क्लास, ऊपर की तरफ, तो ये प्लस चेंज इन आई है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बट घर पे आपको 1 से 2 बार जरूर 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 इसको बनाना है, इसको आपने बना के देखना है। अगर नहीं बनाओगे इसको तो कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया एक्सिस डिमांड, ये हो गया डेफिशिएंट डिमांड, ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वो हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, जानते ही थे ऊपर वाला एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, राइट। तो एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड आप समझ गए। अब डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या क्या है? बिल्कुल सेम वही रीजन,
प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर का कम होना, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर का कम होना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कम होना, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कम होना, टैक्स रेट को बढ़ाना, है ना, इंक्रीज इन टैक्स रेट, एक्सपोर्ट जो है वो कम होना, इंपोर्ट का बढ़ना, ये सारे रीजन है डेफिशिट डिमांड। देखो जो आपने कंपोनेंट पढ़े हैं वो सारे ऊपर जाएंगे तो एक्सेस डिमांड, वो सारे नीचे जाएंगे तो डेफिशिट डिमांड। टैक्स रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा। टैक्स रेट घटेगा तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगा। तो टैक्स रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। तो ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट विद डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से लर्न करना है।